सर इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, कम टाइम में मतलब कैसे मैनेज किया जा सकता है? इसकी कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे या फिर इसमें कुछ सजेशन? नहीं, देखो वीडियोस तो हिस्ट्री के बन नहीं पाएंगे, बिकॉज एज यू सेड कि वो खुद बहुत खूब है और बहुत वाइडर चीजें उसमें कवरेज होती हैं। बट एक सजेशन जो हम दे सकते हैं वो ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करो हिस्ट्री में, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने पूछे हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उससे काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। नहीं बस सर है ना, जैसे कुछ जैसे लोक संगीत या कला वगैरह या फिर साहित्य वगैरह, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट साहित्य हो या फिर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का जो गुप्त है या फिर मुगल है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, या फिर सल्तनत काल या फिर मुगल काल इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कि आज ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताबें वगैरह है इससे इम्पोर्टेंट होगा, कुछ ऐसे कोलैबोरेटिव कुछ अप्रोच हो। चलिए हम उस पर एक बार उसका आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस एक बार आपके साथ शेयर कर देंगे कि जिसमें किस तरीके का ट्रेंड आता है और क्या पॉसिबिलिटीज है। हाँ। तो आपके लिए थोड़ा सा उसको जीरो इन करना आसान होगा, ये हम कर देंगे। जी जी सर, है ना? थैंक यू सर, थैंक जी जी। देवेंद्र मोदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। Devendra, you can speak up now. Okay, am I audible to you, sir? Yes, yes. Okay, sir, good evening. Very good evening. हार्डवेयर इशू था कुछ, तो मैं अनम्यूट नहीं कर पाया। जी बताइए। सिलेबस के अंदर एक चेंज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लोक प्रशासन के सिद्धांत पहले क्वेश्चन था, इसकी जगह अब है लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति। तो इसके अंदर का सिद्धांत पढ़ने हैं क्या सर? पहले वाले बहुत सारे जो थे अलग अलग व्यवस्था, उपागम और मानव संबंध वो छोड़ने हैं या पढ़ने? हर्ष सर, आप रिस्पॉन्ड करिए इस पे। सर एक बार क्वेश्चन वापस बोलेंगे क्योंकि थोड़ी आवाज कट रही थी। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करेंगे मोदी जी? सर ये वॉइस इको बहुत ज्यादा हो रही है, अगर बाकी लोग अपना माइक बंद कर देंगे तो। सर ये पिछले सिलेबस में था लोक प्रशासन के सिद्धांत, और इस बार ये अपडेट हो गया सिलेबस में। टॉपिक का नाम हो गया है लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम, या अध्ययन के दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं। तो अध्ययन के दृष्टिकोण तो अगर मैं कहीं देख रहा हूँ इंटरनेट पे, तो सर हर मतलब 12-13 अलग अलग दृष्टिकोण है, उन सब पे 4-4 लाइंस लिखी हुई मिलती है। तो जो सिद्धांत वाला पार्ट था पहले वाला, वो अब छोड़ दें क्या सारा? इसमें बहुत सारे थिंकर्स थे। हेलो सर मेरा मानना ये है यहाँ पे कि अब उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली लिखा था पहले वहाँ पे जो थ्योरीज थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और जो थिंकर्स थे वो स्पेसिफिकली लिखे थे। अगर उनको हटाया गया है तो हम बहुत सेफली उनको छोड़ सकते हैं सारे उनको। और जो डायमेंशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपन किस किस तरह से देख सकते हैं, किस किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो वो अलग है। जो आप सर्च कर रहे होंगे आपको 7-8 डायमेंशंस मिल रहे होंगे, और उस डायमेंशन के बारे में केवल 2-2, 3-3 लाइन का ही आपको डेफिनेशन भी मिल रही होगी, राइट? हाँ, ये सर जो अभी मुझे मिल रहे हैं वो ऐसे अलग अलग हैं, हिस्टोरिकल, लीगल, बायोग्राफिकल और साइंटिफिक, और इस तरह के मतलब अलग अलग है 7-8 पॉइंट्स बस। बिल्कुल सर, वही मतलब जितना मेरा कैलकुलेशन है वही करना है। पर जिस चीज के लिए मैं 100% श्योर हूँ वो ये हूँ कि जो थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो पहले सिलेबस में थी जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था, आप उनको बहुत सेफली छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली हटा दी गई है। वो पूरे के पूरे सब कुछ चेंज कर दिया गया है ना? तो आप आराम से उसको देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे ये फेओल, गुलिक, उर्विक, इनके किसी के 10 सिद्धांत थे, बिल्कुल आप बिल्कुल उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता था। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जैसे मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था, तो हम लोगों के लिए वो काफी इजी था, बट वो काफी स्पेसिफिक था। उसको एक जर्नलिस्ट के लिए इतनी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनको हटा दिया गया था, और आप बिल्कुल उनको छोड़ सकते हैं। थैंक यू सर। मैं एक और बात सबसे यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक बहुत छोटा सा चेंज है, पहले मैनेजमेंट ऑफ चेंज लिखा था और अभी चेंज मैनेजमेंट है। अगर किसी के पास सिलेबस में किसी ने देखा हो तो एक वर्ड का चेंज किया है। ये दोनों चीज भी थोड़ी अलग हैं, तो इनको भी आप देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप हम लोगों से यहाँ पे ग्रुप पे पूछ सकते हैं, आपको हम उसका जो डिटेल पूरी डाल देंगे। ठीक है सर। परिवर्तन प्रबंधन है इस बार, पिछली बार परिवर्तन का प्रबंधन था सर।
बिल्कुल, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अगर अपन ऊपर से पढ़ते हैं तो काफी एक ही चीज लगती है ये, पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। थैंक यू। आई थिंक हम लोग शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो वैसे भी जैसे हमारे फंडा बॉक्स के सारे वीडियोस आते हैं, ये वीडियो वैसे भी इंफॉर्मेटिव और इंडिकेटिव है। हम बस ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको कैसे करें। ऑल्दो आज का जो वीडियो है उसमें तो हम एक स्टेप आगे चले गए हैं। मतलब हर बार तो हम आपको केवल डायरेक्शन बताते हैं, मेंटरशिप बता देते हैं, एक तरह से मार्गदर्शन देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करें, यहाँ से पढ़ें, यहाँ से ना पढ़ें। आज तो हम लोग आपके लिए, जो हमें लगता है, हमारी टीम को लगता है कि पॉलिटी में से, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए बना के लाए हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट है पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें इतना स्कोप नहीं रह जाता कि हम बहुत सारे डायग्राम्स बनाए। ऑल्दो हम उसमें कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, पर वो डायग्राम सारे इंडिकेटिव नेचर के ही होते हैं, कि जिसमें कि हमने शक्तियां लिखी हैं तो बीच में गोला लगा के लिख दिया राष्ट्रपति की शक्तियां, और चारों तरफ वो शक्तियां लिख दी, उसके जो कीवर्ड्स है वो लिख दिए। इस तरह के डायग्राम्स हैं, कोई बहुत यूनिक डायग्राम्स नहीं होते इसमें। या जैसे अपने को पार्लियामेंट की बात करी तो अपन ने पार्लियामेंट के जो तीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका और जुडिशरी, ये सब हैं, तो इन सब का अपन ने लिख दिया। इसी तरीके के इनमें डायग्राम्स होते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि डायग्राम्स इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बना सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन आए उसका आप डायग्राम बनाएं। तो हमने सारे क्वेश्चंस जितने हम सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो आरपीएससी में पहले पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पहले पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, वो सारे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अमित सर, शुरू की जाए क्लास को एक बार। चलिए हम क्लास को चालू करते हैं। आपका कहीं भी कोई भी डाउट हो आप लोग हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। अगेन जैसा मैंने बताया, क्लास बहुत छोटी रहेगी, बहुत बड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम हमें यही फीडबैक मिला था कि सर क्लास बड़ी अच्छी है, कंटेंट बड़ी अच्छी है, बट क्योंकि पढ़ना भी होता है तो इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा छोटा रखें। तो हम वही कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें मैं ये भी चाहूंगा, जो भी आपको कोई डाउट है आप ग्रुप पे कमेंट सेक्शन में लिखते रहे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। तो हम बात कर रहे हैं पेपर 3 की, और पेपर 3 में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो इकाई 1 है, यूनिट 1 है, जो कि है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति और समसामयिक मामले। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग पहले पढ़ के आ भी चुके होते हैं प्रीलिम्स टाइम पे, इवन प्रीलिम्स टाइम पे नहीं, हम जो भी कोई एग्जाम देते हैं तो हमें ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो पूरी रटनी ही पड़ती है, देखनी ही पड़ती है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, इसमें हम अपना मार्क्स कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो सब पढ़ के आ रहे हैं, और लगभग हर बच्चा एक ही किताब पढ़ के आ रहा है जो कि है लक्ष्मीकांत। जो कुछ पुराने प्लेयर्स हैं वो डीडी बसु या सुभाष कश्यप भी पढ़ लेते हैं, बट मोर और लेस कंटेंट जो है वो सेम ही है। तो इसमें हम आगे कैसे करें। दूसरा जो अपन टॉपिक आज लेंगे वो है लोक प्रशासन एवं प्रबंध की अवधारणाएं, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम उसको टच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो पूरा टॉपिक होगा वहां आप करेंगे क्या, हम ये दो सब्जेक्ट्स, एक तो लोक प्रबंध पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, इसका माइक्रो एनालिसिस करेंगे। जो हमने पिछला वीडियो लिया था स्ट्रैटेजी वाला, उसमें हमने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप हर टॉपिक को तोड़ लें, टुकड़ों में तोड़ लें, और देखें कि उसके बाहर, मतलब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और फिर उनको कवर कर लें। तो इतने टाइम में वो भी काफी रहेगा, और हमें एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल कवरेज पूरे इस टॉपिक का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से कहाँ कहाँ डायग्राम बन सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब भी पेपर लिखते हैं अपने आप को एग्जामिनर की या चेक करने वाले की भूमिका में रखें। आप ये देखें कि जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास रोज 30 से 40 कॉपीज आएंगी। तो आपकी कॉपी में ऐसा क्या अलग है जो औरों की कॉपीज में नहीं है। तो एक तो चीज होती है कंटेंट, जो सबसे पहली चीज होती है, और कंटेंट पे तो हर व्यक्ति ही कोशिश करता है अच्छे से अच्छा लिखने की। तो हम कहाँ स्टैंड आउट कर सकते हैं, वो कौन सी
चीजें हैं जो हमें अलग बनाती हैं बाकी लोगों से। तो पहली चीज क्या है कि हम कंटेंट अच्छे से लिखें, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो हम अच्छे से करें। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम जो भी कंटेंट लिखते हैं उसमें कोशिश करें कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दें, कुछ अंडरलाइन कर दें, कुछ बॉक्सेस बना दें। उससे क्या होगा, जो चेक करने वाला होगा उसकी आंखें आपके क्वेश्चन पे टिकेगी, और वो कीवर्ड्स जो उसको ढूंढने पड़ेंगे पैराग्राफ में, उससे अच्छा वो कीवर्ड्स उसको जल्दी जल्दी दिख जाएंगे, वो मार्क्स देके अगले क्वेश्चन पे बढ़ेगा। साथ ही जब हम डायग्राम्स बनाते हैं, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो हो सकता है आपको 2 या 5 या जितने मार्क्स 1.5, 3.5, 4 उतने ही दे, पर जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंप्रेशन कैरी फॉरवर्ड होता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने 2013 का एग्जाम दिया था, तो 2013 के एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट पेपर का था पिछवई पेंटिंग। पिछवई पेंटिंग में जो पिछवाई पेंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि नाथद्वारा में होती है, कृष्ण की होती है, डार्क कलर्स यूज करते हैं, बॉर्डर होता है, वो सब तो सबने लिखी थी, मैंने भी लिखी थी। मैंने एक बहुत छोटी सी चीज करी जो आई एम श्योर अब तो सब लोग करने लग गए। 2013 वाले अटेम्प्ट के लिए चीज काफी नई थी। मैंने राजस्थान का एक रफ सा मैप बना दिया, और उस राजस्थान के मैप में मुझे, हम सबको पता है नाथद्वारा कहाँ होता है, कहीं साउथ के थोड़ा सा ऊपर होता है, तो वहां पे मैंने लिख दिया नाथद्वारा ब्रैकेट में पिछवई पेंटिंग। अब देखिए इस मैप को बनाने की कोई जरूरत थी नहीं, मतलब वो पूछ रहा है पिछवई पेंटिंग, वो एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बट मैंने कोशिश करा कि जितने भी क्वेश्चंस हों, जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हों, उसमें तो मैप बनाना मस्ट है, पर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है जहाँ पे वो मैप नहीं पूछ रहा, वहां भी आप मैप बनाएं और नीचे लिख दें कि रफ मैप नॉट ऑन स्केल, जिससे कि ये ना रहे कि मैप आड़ा बना है, टेढ़ा बना है। हमारे कुछ मित्र तो, हम बहुत आजकल में ही रवि गोयल जी जो रैंक 7 जिनकी इस बार आई है, उनकी कॉपी शेयर करेंगे, आरपीएससी की कॉपीज जो आरएएस में एग्जाम लिख के आए हैं वो वाली कॉपीज हम शेयर करेंगे। तो आप उसमें भी देखिएगा बहुत जगह उन्होंने राजस्थान का पूरा मैप की जगह एक रोम्बस बना दिया है, ऐसे एक चौकोर सा बना दिया है, तो उससे भी काम चल जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। साथ ही एक और क्वेश्चन था, शायद 2016 में था, इमारती पत्थरों वाला, कि 4 इमारती पत्थर बताने थे। सब लोग कोटा का कोटा स्टोन, जोधपुर वाला, करौली का रेड जो स्पॉटेड सैंडस्टोन और ये सब मार्बल लिख के आए थे। पर अगर आप एक मैप बना के इन 4 जगहों को, किशनगढ़ या फिर पाली या जोधपुर या आप करौली, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, उनको अगर आप मार्क और कर दें तो इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो मुझे वो जो छोटे क्वेश्चन है उसमें 1.5 मार्क्स ही मिले थे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस थे, अगर मेरी कॉपी होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, तो जो बड़े क्वेश्चंस थे उनमें बहुत फायदा हुआ था। जो इंप्रेशन छोटे क्वेश्चंस का था वो बड़े क्वेश्चंस में कैरी फॉरवर्ड किया था, और वहां मतलब 6 मार्क्स 7 मार्क्स काफी क्वेश्चन से मिले थे, जो कि बहुत रेयर होता है। आरपीएससी और यूपीएससी का एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जामिनर्स को कि आप हाफ से ज्यादा मार्क्स ना दें जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड आंसर ना हो। तो ये चीज फायदा होता है जब आप अपना प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें आज अपन क्या क्या कर सकते हैं। भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, उसका सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, भारत का संविधान, और भारत के संविधान में निर्माण, विशेषताएं, संशोधन और मूल संरचना, ये 4 चीजें हैं। तो देखिए जब निर्माण की बात आती है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत ज्यादा डायग्राम्स तो नहीं बना पाते, तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं इसका एक बहुत ही सूक्ष्म सा विश्लेषण कर लेते हैं, बहुत ही माइक्रो एनालिसिस कर लेते हैं पूरे पॉलिटी के टॉपिक्स का, कि क्या क्या क्वेश्चन हमारी टीम को लगता है वो बन सकते हैं, और हमारी टीम किस कंक्लूजन से पहुंची है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 चीजों पे, एक तो वह क्वेश्चन जो हाल ही में पूछा ना गया हो, जो क्वेश्चन 2013, 16 या 18 में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को एज इट इज पूछे जाने की संभावनाएं कम है, या फिर वो वाला क्वेश्चन जो कि जो यूपीएससी में पहले पूछा गया है। हम देख रहे हैं यह बात कि आरएएस या आरपीएससी यूपीएससी की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस को एनालिटिकल कर रहा है। तो जैसे जैसे आप एनालिटिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, तो आरपीएससी वही क्वेश्चंस पहले उठाता है जो यूपीएससी में पूछे गए हो या ऑप्शनल में पूछे गए हो, उन क्वेश्चंस को वो पहले उठाता है। तो ये था जो हमने वहां से क्वेश्चन लिए, और कुछ क्वेश्चंस हमने वो लिए जो अभी करंट में है। अगर अभी सीवीसी करंट में है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीआईसी कमीशन करंट में है, तो उसके आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उस हिसाब से हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस चूज करे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आप लोग भी साथ साथ ये वन वे
सेशन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे बोलता रहूं और आप लोग वहां पे बस सुनते रहें रेडियो की जैसे। आप भी अपना कमेंट सेक्शन खोल लीजिए जो कि मेंटरशिप उस पे है, चैनल पे है। आप बताएं जो सबसे पहला वाला टॉपिक है भारत का संविधान। हम बहुत ही जल्दी जल्दी आप देखेंगे कि अगले 20-25 मिनट में ही पूरा का पूरा पॉलिटी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है भारत का संविधान, उसका पहला टॉपिक निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है आपको कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं? या तो आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर आप वेव करें, हम आपको बोलने का मौका देंगे। कैन आई स्पीक सर? यस मोदी जी बताइए। सर आई थिंक इसमें दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो ये ऐतिहासिक प्रक्रिया पूछ सकता है निर्माण की, जिसमें मैं 1919, 1909, 1935 और 1949 के एक्ट के बारे में बताना होगा। और दूसरा ये अलग अलग जो स्रोत हैं, कहाँ से क्या पार्ट लिया गया है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये दो मेन क्वेश्चन बनते हैं। रवि लांबा जी भी लिख रहे हैं वहां पे कि कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग थे, कितने लोग थे, वो पूछा जा सकता है। साहिल ने लिखा है संविधान सभा की आलोचना। ये हमने भी लिखा है कि संविधान सभा की आलोचना, ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में आखिरी टॉपिक भी है जब आप पहला चैप्टर खोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना गया है कि संविधान सभा की आलोचना शायद नहीं पूछा जाएगा, ऑल्दो इसको हमने हमारे क्वेश्चंस में डाला है, बट शायद इसको नहीं पूछा जाएगा। कारण क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बहुत ही रेस्पेक्टेड थे। आज तक किसी एग्जाम में जो हमने सर्च करे हैं आरएएस और आईएएस के, उनमें तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, बट फिर भी हम इसको तैयार तो कर सकते हैं, इंटरव्यू के कभी काम आ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसके बारे में पूछ सकता है, जो उद्देश्य संकल्प है। दूसरा, जैसा अभी मोदी जी बता रहे थे, आपका पूरा नाम क्या है? दिनेश मोदी या क्या नाम है? देवेंद्र मोदी। मैं करेक्शन कर दूंगा। मोदी। ओके, तो देवेंद्र जी, दूसरा आप जो बता रहे थे कि हिस्ट्री पूछी जा सकती है, ऑल्दो ये एक टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना पहला चैप्टर भी है लक्ष्मीकांत में, और बुक्स में भी दूसरा या तीसरा चैप्टर है। ये स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, तो अगर कोई मेर से पूछेगा तो हम उनको जरूर देख लें, जो टर्म्स होते हैं डायरकी क्या है, ये सब देख सकते हैं। पर फिर भी अगर आप 1909, 1935 वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह थे उनको अगर आप स्किप कर दे तो चलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं बता रखे। बट फिर भी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है? भारतीय संविधान के निर्माण में किस समिति की प्रमुख भूमिका थी? शिवानी जी, किस समिति की प्रमुख भूमिका थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो भूमिका थी वो पूछा जा सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर साथ सीधे पूछे जा सकते हैं, ऑल्दो ये प्री का क्वेश्चन काफी है, बट फिर भी इसको पूछा जा सकता है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो उसका पूछा जा सकता है। उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। संविधान सभा की आलोचना के चांसेस थोड़े से कम है। जो उसके फीचर्स थे वो जरूर पूछे जा सकते हैं, कि जैसे वो फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, आधे लोग नियुक्त किए गए थे, आधे इलेक्टेड थे, प्रति 1 मिलियन 10 लाख लोगों पे एक सीट थी, तो वह जरूर पूछा जा सकता है। तो इसके हिसाब से मेरे अलावा पहले टॉपिक में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। हम जल्दी से बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं या सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या लगता है आपको पूछा जा सकता है? जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में। जो हम विशेषताएं देखते हैं, जो विशेषताएं हम पढ़ते हैं, जो 22 पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो तो पूछे ही जा सकते हैं। उसके अलावा बिल्कुल, तो जैसा यहाँ पे शानू जी ने बोला कि संप्रभु से क्या आशय है, मैं आपको यही जोर देके बोलना चाह रहा हूँ, आप इन चीजों को अच्छे से कर लें। जो भी वहां पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो की वर्ड्स लिखे हुए हैं, चाहे वो गणतंत्र है, चाहे वो जैसे रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है या जस्टिस है, इन सबको आप अच्छे से कर ले और कोशिश करें इनको 15 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। ये जो चीजें हैं ये बड़े में आएंगी, ये मुश्किल है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ना 2 मार्क्स का आएगा ना 10 का आएगा। 2 मार्कर में क्या हो सकते हैं? जो छोटे छोटे शब्द हैं, हम सबको पता है गणतंत्र का मतलब क्या है, हम सबको पता है कि इसका डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र का, लेकिन
और जब 15 वर्ड्स में लिखने की बात आती है तब हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। जैसे रूल ऑफ लॉ है, ये हमें पता है एवी डाइसी ने दिया, लेकिन अगर इसकी 15 वर्ड में संक्षिप्त डेफिनेशन बनानी हो तो हम कहीं चूक जाते हैं, तो उसकी आप कोशिश करें। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा है। तो इसमें जो विशेषताएं हैं जो लिखी हुई हैं हमारे पास, जो हमने पढ़ी हैं बुक्स में, नोट्स में अपने कोचिंग के, आप कोशिश करें इन पे क्वेश्चन बनाएं। सबसे लंबा संविधान है तो सबसे लंबा संविधान क्यों है, इसके 4 या 5 पॉइंट्स हैं, साफ साफ दे रखा है बुक्स में और कोचिंग के नोट्स में। क्योंकि हमारा सारे राज्यों के लिए और सेंटर के लिए एक ही संविधान है इसलिए लंबा है, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स को भी साथ में लिया है इसलिए लंबा है, क्योंकि भारत एक सब कॉन्टिनेंट, एक उपमहाद्वीप के बराबर का देश है इसलिए लंबा है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी लंबा है क्योंकि वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए माइन्यूट डिटेल्स को उसमें दिया गया है। तो इस तरह के जितने भी उसमें लिखे हुए हैं। आवाज कट रही है क्या? अभी मेरी आवाज सही आ रही है? वहां सन गहलोत जी ने लिखा है कि आवाज कट रही है। आप सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है मेरी अभी? क्या रवि लांबा जी बोलना चाह रहे हैं? मैं रवि जी को एक बार बोलने का मौका दूंगा। रवि जी बोलिए। बताइए रवि जी। बबले गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग रवि जी, क्या हाल चाल? बस ठीक है सर। मेरा ये कहना था कि जैसे अभी आप बता रहे थे जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है जो प्रियम्बल में दी हुई है जी, उसके ऊपर सर आपको भी ध्यान होगा, एक यूपीएससी में भी शायद 2015 या 16 में क्वेश्चन पूछा था जी, पेपर 2 में। बिल्कुल। उसमें ये था कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक विच आर गिवन इन, तो इस टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में बन सकता है। प्रीएम्बल ऐसा उसमें आया था, बिल्कुल। यस सर, यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है, तो अब की बार मे बी। बिल्कुल रवि जी, पूछा जा सकता है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम इन छोटी छोटी, अगर ये जो जितने भी टर्म्स हैं, 8 से 10 टर्म्स हैं, इनको अगर हम तैयार कर लेंगे 15-15 वर्ड्स में, चाहे वो जस्टिस हो चाहे लिबर्टी हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, सबको पता है, पर अगर उसको हमें छोटे 15 वर्ड्स में लिखने के लिए आए तो हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम 15-15 वर्ड्स का करके, या फिर 2-2 3-3 पॉइंट्स इन सारे जितनी भी 8 9 10 टर्म्स हैं इनका याद कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसको आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बना सकते हो। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सैलिएंट फीचर्स आते हैं तो सिंपल सिंपल जैसे पॉइंट स्क्रीन पे लिखे हैं वैसे आप पॉइंट्स लिखे आए। अगर किसी एक वर्ड को पूछा जाता है तो आप उसको 2 मार्कर में 2 या 3 लाइन जो आपने याद करी है, या मैं कहूंगा 5 या 3 कीवर्ड्स आपने याद करे हैं, वो लिखे आए। पर अगर लंबा क्वेश्चन आता है जैसे पेपर 2 में आया था यूपीएससी में, तो आप इन छोटे छोटे कीवर्ड्स की डेफिनेशन को बना के ही आप पूरा एक आंसर बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे रवि जी ने बोला, रवि जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि स्मार्ट स्टडी यही है। आप आरपीएससी का पैटर्न देखिए, यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ये तो फिर भी एक सीधा क्वेश्चन था, 12.5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, और इसमें आपको चीजों को सोचना होता है, 4-5 जगह से ड्राइव करना होता है, तब जाके एक आंसर बनाना होता है चीजों को जोड़ के। जबकि आरपीएससी में क्या होता है, यहाँ पे केवल 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है। 100 वर्ड जब आप लिख के देखेंगे, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में लिख के भी देखा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होते, आप लिखना चालू करते हैं और 100 वर्ड्स हो जाते हैं। और 100 वर्ड्स में भी तथ्यात्मक क्वेश्चन जो होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, वो काफी पूछे जाते हैं, 2-3 एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कर लें चीजों की, एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद कर ले, तो हमारा वहां भी समय बचता है सोचने में डेफिनेशन। बबलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बबलेश जी बोलिए। बबलेश जी कुछ बोलेंगे आप? चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर बबलेश जी को वापस मौका देंगे। बबलेश जी कुछ बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा। बबलेश जी बोलिए। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को कुछ 5-6 स्लाइड्स बाद लेते हैं, तो फिर जो पूरा का पूरा वीडियो है बहुत लंबा हो जाता है, या हम लास्ट में क्वेश्चंस को ले सकते हैं, राइट? ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ये जितने भी टर्म्स हैं जिसमें सबसे लंबा संविधान है, विभिन्न सोर्स लिया गया है सोर्सेस से, वो आप देख सकते हैं। इसमें एक है कि भाई हमारा फेडरल है बट बायस टुवर्ड्स यूनिटरी है, यानी कि संघीय प्रणाली है बट उसमें
एकात्मक भी फीचर्स हैं तो उनको आप याद कर लीजिए। बहुत सिंपल आ सकता है कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, संघीय फीचर्स कौन कौन से हैं, और एकात्मक जो है यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके 5 या 6 पॉइंट्स हैं, वो आप याद कर लीजिए। जो इसका पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और ये जो जुडिशियल सुप्रीमेसी वाला है वो आप देख सकते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबल है यट बहुत ही रिजिड है, मतलब इसको बहुत आसानी से भी नहीं बदला जा सकता तो बहुत कठोर भी नहीं है बदलना। तो आप मान के चलिए जो टर्म्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ इन्हीं को ही बोल के वो 5 मार्कर पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन 5 मार्कर के हैं। ये उसमें एक लिख के कि कैसे हमारा एक अच्छा सा बैलेंस है पार्लियामेंट और जुडिशरी के ऊपर, या कैसे ये बहुत ही फ्लेक्सिबल भी नहीं है तो बहुत ही हार्ड भी नहीं है, यही एक सेंटेंस बन के डबल कोट्स में एक्सप्लेन करके आ जाता है। तो इन्हीं को आप प्रिपेयर कर लीजिए विशेषताओं में। हम आगे बढ़ते हैं। विशेषताओं में हम देख लिया, इसमें अगर आप चाहें तो इस तरीके का एक डायग्राम बना दें, ये पूरी पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी तो चिंता वाली बात नहीं है, आप अभी बनाने ना बैठे, पर इस तरीके का जहां भी पूछा जाए तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना दें। इस डायग्राम से फायदा क्या होता है, एक तो जो जगह बचती है साइड में वहां आप बना सकते हैं। दूसरा, अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप 5 या 10 ही विशेषताएं लिख सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ी है 22 या 21 विशेषताएं जो फीचर्स हैं, तो आप बाकी के कीवर्ड्स लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो है, ये तो इसने डिटेल में लिख दी, जिसमें 3-3 4-4 शब्द लिख के समझा भी दिया कि लिबर्टी क्या है, कि इट इज दी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कि भाई कॉन्स्ट्रेंट ना हो किसी तरह का, ये आपने छोटा सा बता दिया 3 शब्दों में। लेकिन बाकी विशेषताएं सैलेंट फीचर्स भी आपको पता है, उस तरीके उसके लिए आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगला है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट। इसमें कौन कौन सा आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 368 के अंडर कौन कौन से अमेंडमेंट किस तरीके से होते हैं, कितने तरीकों से अमेंडमेंट होते हैं, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिबेट है कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या उसकी जो प्रक्रिया है अमेंडमेंट की, उसकी आलोचना पूछी जा सकती है कि कहाँ स्टेट से केवल एक फॉर्मेलिटी की जैसे केवल रेटिफाई करना होता है स्टेट्स को, तो वो सारा पूछा जा सकता है। कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है वो मैं आपको बता दूं जो आप देख सकते हैं। आप पहला संशोधन देख सकते हैं, 7वां देख सकते हैं, 24वां, 25वां, 26वां, 38वां देख सकते हैं, 42nd जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन थे, 44th जो हमारी टीम को लगता है 42nd, 52nd जो है जो एंटी डिफेक्शन लॉ में था, 58 जिसमें हिंदी अथॉरिटेरियन टेक्स्ट था, 61st, 63rd, 73rd, 74 हम सब करते ही हैं, 86 हम जो राइट टू एजुकेशन है वो देख सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर आप इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को भी देख जाते हैं, केवल इनके कीवर्ड फीचर्स भी लिख लेते हैं तो भी काफी होगा, आप इससे बाहर ना जाएं तो भी काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। हम अगले उसमें बढ़ते हैं जो है संविधान का मूल ढांचा। संविधान का मूल ढांचा या बेसिक एससी लैंडमार्क डिसीजन ऑन अमेंडमेंट, बिल्कुल जो लैंडमार्क डिसीजन है वो जब आप मौलिक अधिकारों का संशोधन पढ़ोगे, जो 3rd वाला पॉइंट है, या तो अपने आप ही वो सारे डिसीजंस आपको लिखने पड़ेंगे, और हो सकता है एक डिसीजन भी आ जाए अलग से, चांसेस कम है बट आ सकता है। आगे देखते हैं कि जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्या लगता है आपको, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बोलते ही दिमाग में आता है केशवानंद भारती केस 1973, लेकिन उसके आगे क्या, एक सेंटेंस आपको बनाना होगा, 15 वर्ड में लिखना होगा। कोशिश करें आप लोग जैसे सुनते जा रहे हैं अभी के अभी अपने कमेंट बॉक्स में एक 15 से 20 वर्ड की डेफिनेशन लिख के बताएं बेसिक स्ट्रक्चर की, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, मूल ढांचे की। यहाँ शानू जी बोलना चाह रहे हैं, मैं उनको बोलने का मौका दे रहा हूँ, बोलिए सर। शानू जी अब अभिलेष जी में से जो भी बोलना चाहें थोड़ा जल्दी बोले, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए बबलेश जी, जल्दी बोलिए।
आप मूल ढांचे का एक विकास जो है, यानी कि कैसे कैसे वो बढ़ा, तो उसका जो इवोल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं। और उसका जो महत्व है, क्या क्या चीजें आती हैं, वो तो एक बहुत ही नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, पर उसमें से क्या क्या चीजें आती हैं वो आप बता सकते हैं। शिवानी जी बताइए। सर हम एक बार मैसेज करने के बाद अगला मैसेज 15 मिनट बाद कर पाते हैं, तो सर हम कैसे टाइप करेंगे? प्लीज वो अच्छा, सेटिंग चेंज। तो कोई बात नहीं, अपन तो आप यहाँ हैंड रेस कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, चलेगा? ठीक है। हाँ शानू जी बताइए। करिश्मा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए मैम। यस सर, मूल ढांचा वह है जो समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, जैसे जैसे केस आएगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, बट मैं फिर वही बोल रहा हूँ, देखिए यही चीज मैं बोलना चाह रहा था, और जो मैं बोल रहा था उसका एक लाइव एग्जांपल करिश्मा जी ने अभी बोल दे दिया कि जब 15 वर्ड में आपको डेफिनेशन बोलनी है तो आप क्या लिखेंगे, आप एग्जैक्ट 15 वर्ड्स में बताइए। और जब हम बात कर रहे हैं तो जो अभी शिवानी जी का एक इशू क्वेरी थी कि हम रेगुलर मैसेज नहीं कर सकते, वो अब आप कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर दी गई हैं एडमिन द्वारा, तो अभी आप रेगुलर मैसेज कर सकते हैं। तो करिश्मा मैम, हमें ही पता है मूल ढांचा है, समय समय पे देगा, हमें भी पता है कि केशवानंद भारती केस में आया था, गोलकनाथ में शुरू हुआ था, लेकिन क्या है 15 वर्ड्स में डेफिनेशन बताएं। रजनी जी, हाँ रजनी जी बोलिए। रजनी मैम आप बोल सकते हैं, नीचे अनम्यूट का बटन दबाएं, जो ब्लू कलर का बड़ा सा बटन है, और बोलना शुरू करें। हाँ जी बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, जिनका भी नाम एस है। रजनी मैम आप बोल रहे हैं, लेकिन नीचे प्लीज पहले अनम्यूट का बटन दबाएं। केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित। सर है ना, मूल ढांचे के अंदर जो प्रस्तावना के अंदर जो भी हमें मूल तत्व दिख रहे हैं वो सभी मूल ढांचे के अंदर आएंगे। उसके अलावा जो भी संविधान में जो संशोधन करने की जो रीति है वो सब भी मूल ढांचे के अंतर्गत आएगी। यदि उनमें कोई संशोधन होता है तो वो हमें मूल ढांचे को। हाँ जी बताइए आगे। ठीक है, आप बोलिए जो पहले बोल रहे थे जिनका नाम एस है यहाँ पे, आपका पहले शुभ नाम बताइए। शुभम। शुभम जी बताइए। शुभम जी। सर केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ संविधान के आधारभूत बिल्कुल मूल्यों की घोषणा की गई थी, जिनके बिना संविधान का चलाया जाना संभव नहीं है। यह संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी उन उद्देश्यों को लेकर, जिसके बिना हम देश चलाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो आधार उनमें किसी तरह का संशोधन करना भी अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा बताया, बढ़िया बताया शुभम जी, फिर भी बहुत क्लोज थे, बहुत अच्छा बताया। लेकिन ये दिक्कत अभी हमने जैसे देखा, रजनी मैम ने जो आंसर बोला तो उसमें हमने यही दिक्कत देखी कि वो फिर बोलना चालू किया, शुरू किया, लेकिन उसके आगे नहीं बोल पाए। मैम ने लिखा भी है संविधान के मूल अधिकार कर्तव्य उनके अलावा सभी तत्व जो प्रधान प्रस्तावना में दिखते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करें कि केशवानंद भारती के इसमें जरूर मेंशन करें, और ये लिखें 3 कीवर्ड्स है इसमें। पहला केशवानंद भारती जजमेंट, उसमें क्या हुआ था, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक तत्व उन्होंने लिस्ट करे थे सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या करा था कि इनको छेड़ा नहीं जा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है बट इनको छेड़ा नहीं जा सकता, इनको छेड़े बिना, इनको अमेंड किए बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। उन्होंने यही बोला था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति है, बट इन चीजों को छोड़ के, और जो चीजें हैं, जो तत्व हैं, उनको केस बाय केस बेसिस पे ये डिफाइन करता है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के खत्म होते ही, अपना सेशन खत्म होते ही, केशवानंद भारती ये जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी डेफिनेशन आपको मात्र 15 से 20 शब्दों में दूं, प्रिसाइज डेफिनेशन। अपने सेशन खत्म होने देते हैं, फिर मैं आपको ये वाली चीज लिख के देता हूँ, है ना। आप देखिए कैसे उसमें हर सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी आ गए, अंडरलाइन भी हो जाएगा, और अपन हर तरीके से उसको अच्छा हर पॉइंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये बताता हूँ। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए बबलेश जी। सर ये कह रहा था मैं, हेलो। हाँ बताइए बबलेश जी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बताइए।
सर 28 अगस्त 1973 को SM सीकरी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसने ना मूल ढांचे के संबंध में अवधारणा दी थी सर जी। उसमें ना ये बताया गया था कि पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता है, संविधान की सर्वोच्चता है, इन सभी को ना मूल ढांचा माना जाएगा। और इनको मानते हुए बाद के जो केस आते रहेंगे उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आधारभूत ढांचे उनकी व्याख्या की जाएगी। बबलेश जी, ये आपने जो आंसर दिया ना, केवल इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है, और इस आंसर को आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो जरूर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप डेट और ये सब लिखेंगे ना, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, हमें इसको बस 20 शब्दों में कंसाइज करना है, समझ रहे? तो वो अपनी मेहनत है। तो आप जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग इस बात को ध्यान रख के चले कि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स और नोट्स और किताबें पढ़ने का मतलब नहीं है। आपको चीजें मात्र 15 या 50 वर्ड में ही लिखनी पड़ेगी। और जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें फिर आइडिया लगेगा कि बड़े क्वेश्चन 10 मार्कर, हाँ जी, जो 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो भी वैसे हैं जो आपको केवल 2 मार्कर या 5 मार्कर को जोड़ जोड़ के बना सकते हो। ठीक है, तो तैयारी इसी, अभी ये पूरा लाइव इस चीज को कराने का कारण यही था कि भाई आप ये याद रखें कि हम बहुत पढ़ते जा रहे हैं, पर जहां आंसर लिखने को आता है, जब कोई बोलता है कि भाई इसको 20 शब्दों में लिख के बताओ या 50 में लिख के बताओ, तब आप देखेंगे कि हम तब अपने आप को सोचता हुआ महसूस करते हैं। तो वो जो सोचने की प्रक्रिया है वो पहले ही बना के रखें पढ़ाई के टाइम पे ही। छोटी छोटी डेफिनेशंस ही बनाएं अपने नोट्स में, साथ में क्या डायग्राम बना सकते हैं, क्या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो भी अभी ही बना के चले। उस टाइम का वेट ना करें कि क्वेश्चन आए और तब हम बनाएं। आप लोगों से एक और निवेदन है, जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, कल हमारा लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा, उसको जरूर अटेंड करें। बिल्कुल जैसा आरपीएससी एग्जाम लेती है वही सिचुएशन में डाल के उसी टाइम पे हम लोग क्वेश्चन देते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन देते हैं। और जैसे आरपीएससी में एकदम पेपर खोल दे आपके सामने, एकदम से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता नहीं है पहले क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज वो जरूर अटेंड करें। उसके टॉपिक्स क्या है वो आप अपने शेड्यूल में देख सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लिश और हिस्ट्री और एक और टॉपिक है, आमिर जी बताएंगे अभी। केशन प्रेमा जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है। परी मैम बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है आपने, बस वो आखिरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, जिसके बिना संगठन की कल्पना करना मुश्किल है। ठीक है, मतलब लिख सकते थे, बट इसमें और ये भी लिख सकते थे कि जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता, या जिनको बिना, जिसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है अमेंडमेंट को। हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको डेफिनेशन लेके बता दूंगा, आप बताइएगा उसे कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सबके प्रयास में सुधार की संभावना होती है। प्रस्तावना में बढ़ते हैं हम, जो कि है अपना प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। अभी तक अपन ने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि 3 टॉपिक जो कि है संशोधन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है विशेषताएं, या जो संविधान का निर्माण है, और जो चौथा टॉपिक था मूल ढांचा, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचा होगा जो आने की संभावना हो। जल्दी जल्दी हमने पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, इसमें क्या पूछी जा सकता है? सबसे पहले तो प्रियम्बल अपने आप को ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रियम्बल लिखने में आ गया। और जो बहुत सारे टर्म्स हैं जब हम पढ़ते हैं कि प्रियम्बल इज कॉल्ड द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कोशिश करें आप वही शब्द लिख के आए जो उसमें लिख रखे हैं। आईडी कार्ड, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, बहुत अच्छा है, तो ये आप लिख के आए हैं ना। इसका आप एक डायग्राम जरूर बना सकते हैं। कैसा डायग्राम बनेगा, कोई जल्दी से बना के बताएगा? पेपर में फोटो खींच के मैं बताया तो आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। एक बॉक्स बनाइए, उसके अंदर लिखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उद्देश्य संकल्प। तो आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिखें, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आगे एरो लगाएं, एरो लगा के आप प्रियम्बल लिखें, और प्रियम्बल के उसके आगे फीचर्स लिख दें। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रियम्बल, मात्र 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसको 4 चीजें बता दी आपने, क्या कहां से आया। तो पहले बॉक्स में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एरो लगा के दूसरा बॉक्स प्रियम्बल, प्रियम्बल के ऊपर 5 एरो लगाए। पहले में लिखा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, और ऊपर जो वो SSSR है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, वो सारे आपने कीवर्ड्स लिख दिए, एक गोला सा बना दिया। 2 मार्कर में भी आपने उसको 5-6 चीजें बता दी। पूछा उसने प्रियम्बल है, आप लिख ज्यादा नहीं सकते। प्रियम्बल भी अमेंडेबल, प्रियम्बल बिल्कुल अमेंडेबल है, हर चीज अमेंडेबल है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बेसिक स्ट्रक्चर के आड़े ना आए। और बेसिक स्ट्रक्चर के आड़े क्या आता है क्या नहीं आता वो
सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और इस पूरे एक बैरियर लगाने का कारण यही है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे वो इंटेंट देख सके कि जो इंटेंट है अमेंडमेंट का वो सही है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल पूछा जा सकता है, प्रीएम्बल का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल पूछा जा सकता है। जो विशेषताएं हैं, जो बहुत फीचर्स उसमें लिखे हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, उसमें रिपब्लिक लिखा है, उसमें सोवरेनिटी लिखा है, संप्रभुता, न्याय लिखा है, इन सब के आप 3-3, 4-4, 5-5 शब्द में आप इसकी डेफिनेशन तैयार कर लें। कोशिश करें कि एक छोटी सी डेफिनेशन एक सेंटेंस की तैयार कर लें। आपको ये बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन और यकीन मानिए इंटरव्यू में भी बहुत सहायता होगी। जब भी आप इंटरव्यू देने बैठेंगे, मैंने 2 बार आरपीएससी का इंटरव्यू दिया है। पहली बार मेरे 74 आए थे और दूसरी बार 72 आए थे 2016 में। दोनों बार जो मुझे रियलाइज हुआ, अच्छे मार्क्स माने जाते हैं बिना किसी अप्रोच के, तो दोनों बार जो मुझे रियलाइज हुआ कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, कि जब भी आप सामने वाले को आंसर देते हैं, जो सामने पैनल बैठा होता है, बोर्ड बैठा होता है, उनका अटेंशन स्पैन भी 30 से 40 सेकंड ही होता है। तो जो आंसर दें, कोशिश करें उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के दें। 30 या 40 सेकंड से ज्यादा अपना आंसर ना ले जाएं। तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मुझे लगता है प्रस्तावनाएं बन सकते हैं। आपको कोई और क्वेश्चन लगता है तो आप उसको वहां पे लिखें। जिस तरीके से मैंने बताया था, ये सारे की टर्म्स का एक डायग्राम बनाएं अगर कोई भी क्वेश्चन प्रस्तावना का आए तो। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इस तरीके से आप वहां भी लिख के आ सकते हैं। ये देखिए, एक ही डायग्राम ने उसने ये भी बता दिया कि कब अमेंड हुआ था, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये भी बता दिया, आइडेंटिटी कार्ड है और वो किसने बोला था वो बता दिया, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या जैसे शिवानी जी ने बोला था कुंजी है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे आप एक छोटा सा डायग्राम बना के आ सकते हैं। यह हमारा उद्देश्य आपको केवल वो सोच पैदा करना है कि हर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन सिंपल लगता है, प्रीएम्बल कोई भी आएगा, 80% लोग डायग्राम नहीं बना के आएंगे। सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर बना के आए। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है? जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप प्लीज लिखिए जल्दी से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट होते क्या हैं? 2 मार्कर में पूछेगा तो केवल डेफिनेशन और साथ में एक डायग्राम जिसमें एक गोला बना के या एक बॉक्स बना के सारे फंडामेंटल राइट्स का आप कीवर्ड लिखोगे। जैसे राइट टू जो फ्रीडम है, या राइट टू इक्वालिटी, ये सब आप लिखेंगे, है ना। कल्चरल, राइट टू कल्चरल, और अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वो सारा आप लिखेंगे इसमें। करिश्मा जी ने बहुत ही अच्छा करिश्मा जी, बिल्कुल मैं इसी डायग्राम की बात कर रहा था। अब आप देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास स्कोप नहीं है लिखने का, बट आप ध्यान रखिए जो आप डेफिनेशन लिखते हैं ना, वर्ड्स में लिखते हैं, वही काउंट होती है आपके वर्ड लिमिट में। जो आप डायग्राम में बनाते हैं ना, वो वर्ड लिमिट में काउंट नहीं होती। तो ये आपके पास एक चीट कोड है, आपके पास एक हैक है कि यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है करिश्मा जी। शानू जी ने लिखा है आर्टिकल 12 और 13 की डेफिनेशन। सर जो क्वेश्चन 4 हमने लिखा है वो यही है कि राज्य की परिभाषा, कि राज्य क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, है ना, वो हो सकता है। जो 5th है रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको करके आइएगा। रूल ऑफ, बहुत अच्छा शिवानी जी, कौन कौन से भारतीय कोई उपलब्ध है, ये आ सकता है। What kind of freedoms are provided in freedom of speech? हाँ, मतलब शायद रवि जी लिखना चाह रहे हैं कि what kind of exceptions are provided, क्या क्या exceptions है। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो रवि जी काफी अच्छा है, ये वाला ये पूछा जा सकता है। प्रस्तावना बहुत ज्यादा, देखिए रजनी जी ने कितना प्यारा डायग्राम। अब देखिए वो सोच डेवलप हो रही है, यही इस लाइव सेशन का उद्देश्य है कि वो सोच डेवलप हो रही है। अब देखिए यहाँ हम धीरे धीरे अब बनाना चालू कर रहे हैं एकदम से। मुझे क्वेश्चन बोले हुए शायद 2 मिनट भी नहीं हुए थे, 30 सेकंड भी नहीं हुए थे कि रजनी जी ने जल्दी से क्वेश्चन बनाया। बहुत अच्छा रजनी जी, बहुत अच्छा आपने डायग्राम बनाया है। 5 मार्क्स 2 मार्क्स आपका इंप्रेशन जरूर कैरी फॉरवर्ड होगा चीजों में। किसी ने पूछा है कि प्राइवेट अथॉरिटीज भी इंक्लूडेड हैं क्या? सर प्राइवेट अथॉरिटीज वो ही इंक्लूडेड हैं जो राज्य का काम कर रही हैं, जो किसी ना किसी तरीके राज्य का फेस बन रही हैं, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो राज्य करता है। अगर राज्य ने उनको ऑथराइज कर रखा है किसी थर्ड पार्टी को कुछ सर्विसेज देने के लिए, कुछ पब्लिक सर्विस देने के लिए, तो वो भी इंक्लूडेड है, नहीं तो नहीं है। 7-6 फ्रीडम, हाँ सही है रवि जी, एक्सेप्शंस है बिल्कुल।
तो ये है 8वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि भाग 3 के बाहर कौन कौन से अधिकार है ना, अपवाद कौन कौन से हैं वो कर लीजिएगा। रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो सारी रिट और उनको 2-2 वर्ड 3-3 वर्ड में एक एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर एक एक रिट पूछी जाती है इंडिविजुअली तो आप उसको 2 मार्कर तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए तरीका वही है, 2 मार्कर तैयार कर लें, 5 मार्क्स तो अपने आप ही आप बनाए होगे उसको। ये फंडामेंटल राइट्स का अगर वो डायग्राम बनाने का हो जो हमने बात करी, तो किसी भी तरह का आपको ये इसको षटकोण में बनाने की जरूरत नहीं है, तो जो मुझे नेट पे मिला वो मैंने बना दिया। आप सिंपल एक गोला बना के आप ऐसे स्पोक भी बना सकते हैं, ऐसे हम सूरज बनाते थे। हम आगे आते हैं डीपीएसपी या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका आप देखिए कितना सिंपल सा डायग्राम है। ये 3 तरह से बांटे गए हैं, सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। वो आप आर्टिकल लिख के आ सकते हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 2 चीज होंगी आपके पास, या तो जो क्वेश्चन आएगा आपको बहुत सारा डेटा आता है, उसको छोटे में कैसे समराइज करें, या आपको डेटा नहीं आता, क्वेश्चन आप इधर उधर से भिड़ा के लिखोगे। दोनों केसेस में इन 2 के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता। या तो आपको बिल्कुल नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा आता है, या फिर आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन आता है बट ज्यादा आता है, पूछा उसने कम वर्ड्स में है। दोनों केसेस में आपके लिए डायग्राम्स बहुत उपयोगी रहेंगे। अगर आपको आता है तो जो कीवर्ड्स है उनको लिख के आए और बाकी कीवर्ड्स को डायग्राम बनाएं, जैसे रजनी जी ने या अभी करिश्मा मैम ने ग्रुप पे बना के भेजे हैं। अगर अपने को डायग्राम नहीं आता क्वेश्चन, तो जितना आता है उतना लिखें और कोशिश करें उन्हीं शब्दों को जो आपने वर्ड्स में लिखे हैं एक डायग्राम के तौर पे और लिखे हैं, तो थोड़ा सा आंसर भरा भरा लिखेगा। जहां आपको 0 या 1 या 2 मार्क्स मिल रहे होते, वहां में आपको 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उन्हीं शब्दों को एक डायग्राम में लिख दें अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो। अगर आता है तो ज्यादा चीजें आती हैं तो अलग से लिख दें उनको। डीपीएसपी ये रहा। डीपीएसपी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं साहब, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं पॉइंट, उसकी जगह हम वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि थोड़े से बड़े हैं, वो क्वेश्चन जो एनालिटिकल है। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे हमने पहले देखे अभी डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में, प्रीएम्बल में, अपन ने देखे प्रस्तावना में, अपन ने देखे मूल ढांचे में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं बन सकते, बट फैक्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से आपको उनको 2-2 मार्क्स के हिसाब से तैयार करना है, वो हमने आपको बता दिया। तो उनको रिपीट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा अपन सबका। तो आगे क्या करें, आगे ये करते हैं, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डीपीएसपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट इन दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से या सीधा सीधा क्वेश्चन 3 के तरीके से। क्वेश्चन 3 के तरीके से देखें आप, सिंपल डीपीएसपी या फिर जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है वर्सेस फंडामेंटल राइट पूछ लेगा, तो आप कैसे लिखेंगे। मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, जब भी वर्सेस का क्वेश्चन आए, बनाम का क्वेश्चन आए, कोशिश करें टेबल बना के लिखें जब भी आए। और टेबल भी सिंपल ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने लिख दिया डीपीएसपी, यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल राइट। आप ऊपर लिखें डीपीएसपी, बगल में लिखें फंडामेंटल राइट और कोने में लिखें टॉपिक्स। पहले आपने लिख दिया स्कोप, दूसरा आपने लिख दिया कि इसको जस्टिसेबल है या नहीं है, तो वो चीज करके लिखे। तो आपने 3 ब्लॉक बना दिए। एक तो बना दिया आपने पॉइंट्स कि भाई क्या क्या है, किन किन पैमाने पे आप देख रहे हैं, फिर आपने टेबल बना दी, तो वो 3 टेब वाली टेबल बनाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, आप चिंता ना करें। इसके बाद आगे हम आते हैं संसदीय प्रणाली, जो कि अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो जो विशेषता है उसकी कि भाई होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी आप याद कर लें। इस पर जो कीवर्ड्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। तो इन शब्दों को, जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको आप अच्छे से तैयार कर ले 8 से 9 या 10 वर्ड्स में, यानी कि 1 से 2 लाइन में, या 5 से 6 कीवर्ड्स में, जो आप 2 मार्कर बना के आ सके। ठीक है, मुख्य विशेषताएं आप कर ही लेंगे। इसके गुण और अवगुण हम कर सकते हैं, जो साफ साफ दे ही रखे हैं। और इसके बाद भारतीय निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को ही क्यों चुना। जब तक मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, कोई जैसे अभी रजनी मैम ने शेयर किया, कोई जल्दी से इसका डायग्राम बना सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, संसदीय प्रणाली का।
कैसे बना सकते हैं अपन? 2 डायग्राम बन सकते हैं। पहला तो बीच में लिखेंगे संसदीय प्रणाली और उसके 5-6 कीवर्ड, केवल कीवर्ड हम लिख सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, संसदीय प्रणाली और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उन दोनों में जल्दी जल्दी जो अंतर है वो लिख सकते हैं। अगर कोई चाहे तो इसको अटेम्प्ट कर सकता है जल्दी से। संसदीय प्रणाली तब भी आए तो हम उसका ये 3 एक डायग्राम बना सकते हैं कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। देखिए पूछा है संसदीय प्रणाली, है ना, ये चीज नहीं पूछी लेकिन लिख के आई है, डायग्राम कुछ भी बना के आई है। संसद, आपको ऐसी संसद बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल संसद लिख देना, कहीं आप ये बनाने बैठ जाओ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम आप बना सकते हैं कि ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और जो 3 अंग होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है कार्यप्रणाली, एक कार्यपालिका, एक होता है लेजिस्लेचर विधायिका और एक होता है जुडिशरी जो कि न्यायपालिका। तो ये 3 आप लिख सकते हैं, उसके नीचे क्या क्या आता है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस तरह के डायग्राम्स कोशिश करें हम इनमें ज्यादा से ज्यादा बनाएं। ये देखिए बहुत ही प्यारा डायग्राम मुझे नेट पे मिला कि क्या क्या उसमें, देखिए वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से तो ओरिजिन हुआ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर वो लेजिस्लेचर में क्या क्या होते हैं, हमारा बाई कैमरल है। तो देखिए पूछा था उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन इस व्यक्ति ने बता दिया कि मुझे 5 शब्द और आते हैं, बाई कैमरलिज्म भी मुझे आता है क्या क्या होता है। उसने ये भी बता दिया कि एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होता है। और देखिए कितनी अच्छी चीज, उसने ये भी बता दिया कि यहाँ पे जो लोकसभा है ये गवर्नमेंट के अकाउंटेबल होती है। कितना अच्छा डायग्राम है, आपके साथ शेयर करी जाएगी पीपीटी, आप देखिएगा। और जैसे अभी जल्दी से रजनी मैम और करिश्मा जी ने बनाया, कोशिश करिएगा आप जल्दी से ऐसे डायग्राम अभी बनाते चले अपने दिमाग में, कॉपी में लिख के जल्दी से फोटो भेज सके तो सबके लिए अच्छा होगा और लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो मन में तो कम से कम बनाते ही चले। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। हम फिर कोशिश कर रहे हैं यहां से जिन भी क्वेश्चन के सामने ईयर लिखा है ये सारे यूपीएससी या आरपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है लेकिन यूपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। क्योंकि आरपीएससी यूपीएससी की तरफ बढ़ता है तो इसलिए इनमें से कोई क्वेश्चन सीधा ही पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति आप लिख के आ सकते हैं। इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य पूछा जा सकता है। उससे ही रिलेटेड है अध्यादेश और उससे ही रिलेटेड है मनी बिल, धन विधेयक, तो वो उस वर्ड में पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को फिर एक बार चैलेंज दे रहा हूँ, जल्दी से मनी बिल जल्दी से लिखे कमेंट सेक्शन में 2 मार्कर में। मनी बिल क्या होता है 2 मार्कर में जल्दी से लिखे। और ऑर्डिनेंस भी अगर लिख सकें तो ऑर्डिनेंस और मनी बिल 2 मार्कर में जल्दी से लिखे कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है। कोशिश करिएगा 20 वर्ड से ज्यादा ना जाए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूछा जा सकता है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को कंपेयर कराया जाता है कि किस तरीके से राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री से भी ज्यादा होती हैं। जो संवैधानिक संबंध है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में साफ साफ दे रखे हैं अपनी बुक्स में या कोचिंग के नोट्स में, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। एज इट इज केवल कीवर्ड में, आप पूरे पूरे सेंटेंस याद ना करें, कीवर्ड याद करें। इतना तो तीसरी चौथी क्लास का बच्चा इस कीवर्ड से सेंटेंस बना लेता है पूरा। और क्या संभावित क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। अच्छा आंसर लिख रहे हैं शिवानी जी। बहुत ही अच्छा है, लोकसभा में लाया जा सकता है, विधेयक लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। और आप इसमें एक चीज और लिख सकते थे शिवानी जी कि ये राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन या उसके कॉन्सेंट से ही लाया जा सकता है। दोनों में से एक हो तो ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जहाँ चल रहा हो यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है, शायद दोनों ने बड़ा अच्छा लिखा है। ठीक है, अब आप कोशिश करें मनी बिल और ऑर्डिनेंस, इसके जल्दी जल्दी आप एक डायग्राम सा बना दें। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लिखे बीच में, पहले आर्टिकल लिख दें, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, आर्टिकल के बाद कब लाया जा सकता है। तीसरा ये देखें कि ये क्या टैक्स वाले बिलों को या फाइनेंस उनको कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारी चीज जल्दी जल्दी छोटा छोटा लिख दें। पूछी गई है एक चीज, आपने सारे पहलू छोटे छोटे करके उसको बता दिए। यही सोच डेवलप करानी है, यही इन सेशनों का उद्देश्य है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं स्क्रीन पे, प्लीज इनको आप नोट कर लीजिएगा।
जब आपके सामने क्वेश्चन पूरी पीपीटी आए तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत संभावना है इन क्वेश्चन के आने की। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखिए अध्यादेश हमने कर लिया, 2 मार्कर में सारी चीजें कर ली, तो अब हम देख रहे हैं कि इसको घुमा के कैसे पूछा जा सकता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, संभावित दुरुपयोग के खिलाफ क्या ये सुरक्षा उपाय है। तो ये इस तरीके से आप घुमा के भी पूछ सकता है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, अगर आपने अध्यादेश के ऊपर 8 से 7 या 10 कीवर्ड्स तैयार कर रखे होंगे, आप किसी भी तरीके से घुमा के उसको लिख सकते हैं। पूरा आइडिया है अपनी कॉपी को कंटेंट रिच बनाना, कंटेंट ज्यादा देना कम से कम शब्दों में, और यहाँ आपके काम आएंगे ये फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। देखिए प्रेसिडेंट पे और जो जो डायग्राम्स बन सकते हैं वो हमने शेयर किए कि किस तरह से वोट कौन कौन कर सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो आप इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हैं। ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, हो सकता है आप सोच रहे होंगे पूछा राष्ट्रपति का है, सारे में डायग्राम बना के आना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हम लोगों की उनसे भी बात हुई थी, जब हम ओटीएस में जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं तो आरपीएससी चेयरमैन खुद वहां पे 2 सेशंस लेने आए थे। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग जो चेक करते हैं पहले, जिन्होंने चेक करी है, सब लोगों ने यही बताया कि जितना अच्छा आप प्रेजेंटेशन रखेंगे उतना अच्छा होगा। इन डायग्राम से इंप्रेशन अच्छा बनता है, इन डायग्राम से आपका जो इंप्रेशन है जो एग्जामिनर के माइंड में अच्छा बनता है, वो हो सकता है 2 मार्कर 5 मार्कर में ना दिखे, लेकिन 10 मार्कर्स में वो अगर आपको हर क्वेश्चन में उसने 1.5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा दिए, तो आप कम से कम नहीं तो 100-200 रैंक ऊपर पहुंच जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से इम्पीचमेंट का जो चार्ज है उसका आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, छोटा छोटा सा। ये अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। रजनी जी ने काफी अच्छा आंसर लिखा है, बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है और बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें अंडरलाइन किया हो तो रजनी जी क्या क्या अंडरलाइन करेंगे? हम अनुच्छेद 110 अंडरलाइन करेंगे, हम लोकसभा को अंडरलाइन करेंगे कि लोकसभा में लाया जा सकता है, हम लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड यहां तक अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति की परमिशन को अंडरलाइन करेंगे। तो ये 4 कीवर्ड्स है। तो एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ेगा, जल्दी से देखेगा, अच्छा 110 लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति, ये 4 करते ही आपको पूरे मार्क्स दे देगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जहमत उसको नहीं उठानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री पे आते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या क्या संवैधानिक संबंध है हम पहले देख चुके हैं। प्रधानमंत्री के क्या संवैधानिक इसका पोजीशन है वो आप देख लीजिएगा, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनकी जितनी भी शक्तियां और कार्य हैं वो अलग अलग के आप कीवर्ड याद कर लीजिए। इनका मंत्री परिषद के संबंध में, राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में, ये सारे आप याद। हाँ जी, सॉरी थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड है। आप इस तरीके से फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पूरे सेशन का उद्देश्य केवल आपकी वो सोच डेवलप करना कि हर चीज का डायग्राम बनाया जा सकता है, वो है, और जो जो प्रोबेबल क्वेश्चन हम सोच सकते हैं वो देना है। संसद है, इसमें छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि धन विधेयक कैसे पारित किया जाता है, या फिर जो विधायी प्रक्रिया है उसकी तुलना करें किसकी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की, वह पूछा जा सकता है। एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन 4 है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित शक्ति है और इस पूर्ण शक्ति में विस्तृत नहीं किया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन करें। यूपीएससी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। सिंपल 2 मार्कर आ सकता है। प्रोटर्म स्पीकर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें प्रोटर्म स्पीकर क्या होता है, मात्र 15 से 20 वर्ड्स में। 2-3 कीवर्ड जरूर डाल दें। एक तो फ्रेंच कन्वेंशन है, फ्रांस से लिया गया है। ये संसद के और जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, जिसमें लिखा है, जो एक इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। जो इंग्लैंड का सिस्टम है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, वहां पे एक बार जो व्यक्ति स्पीकर नियुक्त हो जाता है वही स्पीकर रहता है आगे तक, और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देता है। तो क्या वो भारत में भी होना चाहिए?
एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर, यानी कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की जो लोकसभा अध्यक्ष की जो धारणा है यूके में, वो क्या भारतीय लोकसभा को भी अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए? आप लोग कोशिश करिएगा, जो ये हम बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं इनके आंसर्स लिखिएगा, सबके नहीं तो कुछ के लिखिएगा, एक का हो सके तो एक का लिखिएगा और ग्रुप पे डालिएगा। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि इन आंसर्स को चेक करके आपको दे। नहीं तो पीयर चेकिंग तो होती है, आप आपस में एक दूसरे के आंसर चेक कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, क्योंकि राज्यसभा में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी नहीं थी, तो इसलिए वो राज्यसभा में पूरी मेजोरिटी करने के लिए काफी तिकड़म करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 यूपीएससी में आया हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में राज्यसभा को बेकार स्टेपनी टायर की को बोला गया था, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में इस अवधारणा को बदल दिया गया है। तो राज्यसभा की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको लिखना है, किस तरीके से वो लोकसभा विधानसभा प्रथम सभा पे चुना जाता है। अच्छा लिखा है शिवानी जी और करिश्मा जी, दोनों ने बड़ा अच्छा लिखा है। करिश्मा जी ने अच्छी चीज ये करी है कि पॉइंट्स में भी लिख दिया है। करिश्मा जी इसमें ये और लिख दें कि ये फ्रांस से ली गई है, ये फ्रेंच कन्वेंशन को फॉलो किया गया है, प्रोटम स्पीकर वाला। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल क्षेत्राधिकार यानी कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 13, इसमें रिट जो ज्यूरिसडिक्शन है, अपील ज्यूरिसडिक्शन है, या जो एसपीएल होती है स्पेशल लीव वाला होता है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, जैसा हमने बनाया है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने के में संसद की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, इसका आलोचनात्मक चर्चा करिए। ध्यान रखिएगा, आपको आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको। एक बार कोई बता सकता है इसमें क्रिटिकली एनालाइज में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे? मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, एक बार कोई लिखेगा इसमें कमेंट सेक्शन में, कि जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो अपना पार्लियामेंट है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंड कर सकता है, कभी भी कोई लॉ बना सकता है, उसकी मनमानी को रोक लगाता है, इसका क्रिटिकली एनालाइज करना है। कोशिश करें एक बार आप सभी लोग कुछ कुछ लिखने का, जो भी मन में आ रहा है। और आप बिल्कुल ये ना सोचे कि दूसरा क्या सोचेगा मेरे आंसर्स को देख के। हम सब लोग यहाँ एक फैमिली के जैसे हैं, 166 लोगों की फैमिली है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ से सेलेक्ट हो। तो आप जो आपके मन में आ रहा है आराम से लिखे। वेरी गुड, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके अगेंस्ट है। रजनी जी ने अपना आंसर वापस डाला है, अच्छा लिखा है रजनी जी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात। और क्या लिख सकते हैं इसमें? मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसको जो ऊपर ऊपर अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप अभी ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और या भी हम जैसे पीपीटी डालेंगे आप इसको अटेम्प्ट करें। आप सभी लोग जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें यहाँ पे, और अटेम्प्ट करने के बाद आंसर्स अपने ग्रुप पे डालें, फिर हम इसका मॉडल आंसर भी आपको देंगे। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ऐसा कहा गया है कि हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, तो वो कैसे ज्यादा है वो पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्जियन कहा गया है, उसका संरक्षक कहा गया है, तो उसको आप क्या क्या पॉइंट्स देंगे? जैसे से बोलता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखते जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस दिमाग में सोचना है कि ये क्वेश्चन आया तो क्या क्या पॉइंट आएंगे, और जब ये क्वेश्चन आया तो किस तरीके से हम इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। या पूरी हायरार्की दे सकते हैं कोर्ट की, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्वेश्चन आया, कुछ भी क्वेश्चन आए, कोशिश करिए कुछ ना कुछ तो आप डायग्राम बनाए ही। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता, देखिए दोस्तों, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्योंकि ये हमेशा चलता ही रहता है। जो सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, जो 4 टर्म्स हैं, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक दुस्साहस और न्यायिक संयम, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म,
जुडिशियल एडवेंचरिज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट या कॉन्स्ट्रेंट, इसको आप जरूर चारों शब्दों का आप छोटा छोटा सा 10-10, 15-15 वर्ड का एक बना लीजिएगा, एक डेफिनेशन, क्योंकि ये लिखा भी हुआ है साफ साफ। और दूसरा, इनके कौन कौन से डिसीजन से, कौन कौन से ऐसे जजमेंट से जिसमें कि जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ था, वो भी आप याद कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे कोई लिख सकता है कमेंट सेक्शन में वो कौन कौन से ऐसे जजमेंट थे जिसमें जुडिशरी ने एक्टिविज्म दिखाया था या एडवेंचरिज्म दिखाया था, जुडिशियल रेस्ट्रेंट नहीं रखा था? एक बार लिखेंगे आप उन डिसीजंस का नाम? ये अलग से दे रखा है, तो अब मैं आपसे, मतलब हमें बहुत उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है पिछले 2-3 बारों में स्पेसिफिकली। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत सही है। इसके अलावा बिल्कुल पॉल्यूशन वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला है। विशाखा गाइडलाइंस, ये भी एक्टिविज्म का है। और कोई बताएगा? आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी बात लिखें, चाहे आप जुडिशियल एक्टिविज्म पे लिखें, चाहे जुडिशियल एडवेंचरिज्म पे लिखें, चाहे जुडिशियल रिव्यू पे लिखें, आप लास्ट में क्रिटिसाइज ना करें जुडिशरी को या किसी भी सरकार के अंग को। आप ये लिखें कि एक पूरा ये जो लॉ बनाने का काम है, लॉ मेकिंग का काम है, ये लेजिस्लेचर का है। लेकिन क्योंकि वहां पे स्पेस खाली रह गई थी, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ नहीं बना पा रहे थे, तो वो जो वॉइड था, उस वॉइड को भरने के लिए जुडिशरी स्टेप्ड इन एंड इट रिजल्टेड इन जुडिशियल एडवेंचरिज्म। एनजेएसी, बिल्कुल एनजेएसी को खारिज करना उसका वो था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बहुत अच्छा है। नेशनल एंथम, क्रैकर इशू बहुत ही अच्छे। तो अब जिन लोगों ने नहीं भी था उनको भी आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपको यही करना है बस। ये जो जुडिशियल रिव्यू क्या है, कुछ भी नहीं करना, 3-4 कीवर्ड्स याद कर लीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म और इसके। दूसरा, इसमें 2-3 इसके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, इतना ही काफी होगा, राइट? 2 ही चीज आएगी, या तो आपका 2 मार्कर आएगा तो आपके लिए एग्जाम्पल और ये कीवर्ड्स ही काफी आएंगे। 5 मार्कर आएगा तब भी आपके जो एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स हैं इसको बहुत ज्यादा एनरिच करेंगे। और इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे अगर बनाना हुआ तो? पहले होता है जुडिशियल रिव्यू, दूसरे बॉक्स में आएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। रिव्यू का अगला स्टेप क्या होता है? एक्टिविज्म। और जब एक्टिविज्म से भी आगे निकल जाते हो तो उसका अगला स्टेप क्या होता है? जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जब आप अति एक्टिविज्म कर देते हैं तो वो हो जाता है जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो ये आप पूरा एक बॉक्स बना सकते हो, है ना? और नीचे आप चाहें तो एक ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, नीड फॉर जुडिशियल रेस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट या न्यायिक संयम, है ना? तो आपने चारों पूछा, आपसे एक चीज है जुडिशियल एक्टिविज्म या एडवेंचरिज्म या रेस्ट्रेंट, लेकिन आपने चारों चीज उसमें डायग्राम के तरीके से बना दी। मुझे लग रहा है करिश्मा जी, रजनी जल्दी से डायग्राम बना भी देंगी अभी, जिसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, एरो आके जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, और फिर जुडिशियल एडवेंचरिज्म होगा, और नीचे लिखा होगा नीड फॉर जुडिशियल रेस्ट्रेंट। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से अपने को डायग्राम्स बनाने हैं, हर तरीके से अपने को कोई ना कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है। ये आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं हमेशा, जिसमें जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का एक जो ट्रायो दिखाया गया है, कैसे बैलेंस ऑफ पावर रहती है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ बना सकती है या एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर सकती है, तो जुडिशरी क्या करती है? उस लॉ को, जो लॉ होता है उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या नहीं है उसको चेक कर सकती है। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? वो कार्यपालिका क्या करता है? उस लॉ को एक्शन में लाता है, या लॉ पहले ड्राफ्ट करता है और फिर उसको एक्शन में भी लाता है। तो ये आप जो एक चेक एंड बैलेंसेस है वो आप कर सकते हैं। और कैसे चेक एंड बैलेंसेस है इसमें? चेक एंड बैलेंसेस का आप एक और डायग्राम बना सकते हैं कि कैसे जो सीजीआई होता है उसको शपथ एग्जीक्यूटिव दिलाता है और एग्जीक्यूटिव को सीजीआई दिलाता है। साथ ही कैसे इनको इम्पीच करने के लिए जुडिशरी किसी भी लॉ पे, किसी भी अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर सकती है, तो कैसे जुडिशरी के जो सीजीआई उनको इम्पीच पार्लियामेंट कर सकती है। तो आप देख रहे हैं किस प्यारा सा एक बैलेंस बनाया है।
एक चेक एंड बैलेंस हर तीनों को दिए गए हैं, किससे कोई भी सुप्रीम ना हो, ना पार्लियामेंट, ना जुडिशरी, ना एग्जीक्यूटिव, कोई सुप्रीम ना हो, तीनों के हाथ में चेक एंड बैलेंसेस हैं। तो वो चेक एंड बैलेंसेस का भी आप डायग्राम बना के आ सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट उस पे पार्ट पे, जो इसका पॉलिटी का है, जो कि है जो आयोग है उनका। आयोग का बहुत सिंपल है। एक तो है अपना सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। आप कोशिश करें कि इसमें एनरिच करने के लिए आयोग का जो पहला अध्यक्ष होता है उसका नाम याद कर लें और प्रेजेंट वाले का नाम याद कर लें। आपने ये प्रीलिम्स के टाइम पे किया भी होगा, पर मेंस में भी अगर आप लिखे हैं तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ना कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान वालों की कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। करिश्मा जी ने बहुत अच्छा है बना भी दिया, ठीक है करिश्मा जी। नीड फॉर रेस्टोरेंट, बिल्कुल जुडिशियल रेस्टोरेंट को आप पूरा एक गोला बना के साइड में भी लिख सकते थे कि रिव्यू तक तो ठीक है, एक्टिविज्म और एडवेंचरिज्म के बगल में आप लिख सकते थे कि जुडिशियल रेस्टोरेंट की जरूरत है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बुरा नहीं है, एक्टिविज्म भी बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि कार्य जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम नहीं कर रहा, इसलिए जरूरत पड़ी। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं चुनाव आयोग में? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं। एक तो चुनाव आयोग के कार्य क्या है, दूसरा जो अपना चुनाव सुधार जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो पूछा जा सकता है। 96 से पहले अलग तरीके की थी, 96 से 2010 तक अलग तरीके की थी, और 10 से ऊपर अलग थी। जो लिली थॉमस वगैरह केसेस है वो याद कर सकते हैं, जो कोर्ट केसेस है वो आप याद कर सकते हैं। बसंत जी बिल्कुल लास्ट टाइम भी अपनी बात हुई थी, वन नेशन वन इलेक्शन पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बिल्कुल देवेंद्र जी सही बोल रहे हैं, एक साथ चुनाव कि आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों याद कर लीजिएगा। प्रो, इसका फायदा ये है कि अभी जो सरकारें हैं वो पूरे टाइम इलेक्शनियरिंग मोड में ही रहती हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर राज्यसभा, फिर माफ कीजिएगा राज्यसभा के हो जाएंगे, फिर विधानसभा के हो जाएंगे, फिर पंचायत शुरू हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। एक और इशू है जो अपना आप देखते होंगे, आप जो विधानसभा के लिए वोटिंग करते हैं तो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो आपकी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपनी पार्षद वगैरह वाली या आपकी सरपंच वाली, वो भी एक नहीं है। उनको भी कॉन्ग्रुएंस की बात चल रही है बहुत टाइम से। ये भी चल रहा है कि एक विधानसभा में जो मतलब आपने बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी होंगी, पार्षद के क्षेत्र देखे होंगे जो आधे एक विधानसभा क्षेत्र आधे एक विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, या बहुत सारी ऐसी पंचायत भी देखी होंगी, पंचायत समिति जो आधे आधे होते हैं। इनोवेशन इन वोटिंग सिस्टम आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। जो ये टर्म्स है, नोटा, नोटा क्या है जल्दी से 15 वर्ड्स में लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या है नोटा? आपको पता है नोटा क्या है, बट सुधार की संभावना है। बिल्कुल चुनाव आयोग में भी सुधार की संभावना है, क्या क्या है आप लिखिएगा। नोटा को कोशिश करें लिखने का 15 से 20 वर्ड्स में। ईवीएम हो गया, नोटा हो गया, इन सब पे भी 15-15 वर्ड्स के डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। या वीवीपैट हो गया, नकारने का अधिकार। देवेंद्र जी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बस इसमें 2 चीज और लिख दीजिए। कब आया, किसी कोर्ट के डिसीजन से आया या सरकारों ने आगे से दिया, तो कब आया वो एक जजमेंट और याद कर लीजिए, या वो डिसीजन और याद कर लीजिए कब हुआ, है ना। और सबसे पहले का यूज हुआ ये भी अगर आप जल्दी से गूगल कर सके, जो भी साथी हमारे अभी सेशन में है, तो भी अभी हम सबके लिए एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो जाएगी और ये वाला टॉपिक यहाँ के यहीं खत्म हो जाएगा। जब तक आप लोग लिख रहे हैं मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। यूपीएससी और एसपीएससी हमारा फेवरेट टॉपिक, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई एम श्योर आरपीएससी नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में फिर भी पूछ ले, यहाँ तो नहीं पूछेगा कि क्या सुधार की आवश्यकता है। और हो सकता है पूछ लिया तो आप 2 मार्कर में भी 10 मार्कर का आंसर लेके आएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग, हम सब लोग इतना भरे बैठे हुए होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो शिवानी जी ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे, इट्स अ पैरेलल कैंडिडेट। अच्छा लिखा है बसंत जी, बढ़िया है। बस एक वो कब ये आया वो और आप लोग देख लीजिए, किस डिसीजन से आया, कब आया। तो यही जो संघ लोक आयोग है, जो इसकी संरचना, क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट क्योंकि दे रखा था इसलिए हमने लिखा। नीति आयोग बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका कि नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन था उसमें क्या अंतर है, उसके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, काफी समय हो गया तो अब नहीं आएगा। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है और क्या संवैधानिक स्थिति है
वह पूछ सकता है। पहले तो प्लानिंग कमीशन का अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन में जो टकराव था, लेकिन अब वो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं थोड़ी कम है। केंद्रीय सूचना आयोग पूछा जा सकता है। अगेन सबकी संरचना और कार्य, आप लोग चाहें, आप में से कोई भी एक इनिशिएटिव लेना चाहे, स्पेशली बसंत जी, देवेंद्र मोदी जी, शिवानी मैम, शानू जी, जो एक्टिव लोग हैं इस ग्रुप के, आप एक टेबल बना सकते हैं। जैसे आमिर जी का आप माइंड मैप बनाते हैं ना, उस तरह से एक टेबल बना सकते हैं और उस टेबल में सारी संस्थाओं का नाम, कितने लोग आते हैं, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम उनकी क्या क्या पावर्स हैं कीवर्ड्स में, चौथे उसमें कि किस तरीके से हटाया जाता है, पांचवे कोई अलग नई बात हो मिसलेनियस, ऐसी एक अच्छी सी टेबल आप बना सकते हैं 1 या 2 पन्नों में। रिवाइज करने में बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, इसलिए कि एक तो वो पूछा नहीं गया है, दूसरा अभी जो पिछले साल ही 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है, हमेशा मनाया जाता है, बट इसलिए दूसरा एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें ये है कि कितनी अब ये जो आपको रेड कलर से दिया गया है ये फैक्ट्स है। आप जितने भी ये हैं बॉडीज हैं, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे सीआईसी हो, सूचना आयोग, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नीति आयोग हो, इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स जो यहाँ लाल रंग में दे रखे हैं, ऐसे फैक्ट्स को आप याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका आंसर बड़ा एनरिच हो जाएगा। जैसे ये सप्ताह कब मनाया गया है या हाल ही में कोई रिपोर्ट आई है, ये आपके ऐसे में भी काम आएगा और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी काम आएगा। कि सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट का महत्व क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता कि वार्षिक रिपोर्ट भी आती है, देखी भी नहीं है, पर महत्व क्या है उसका वो आप देखिए, है ना। सीवीसी वर्सेस सीबीआई का भी एक वो रहता है, तो आप वो भी एक बार देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग को टूथलेस टाइगर बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। जैसे सीबीआई का केज्ड पैरट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछ भी लिया है बहुत सारे पेपर्स में उनको। इसी तरीके से राज्य मानवाधिकार आयोग या ह्यूमन राइट कमीशन को भी टूथलेस टाइगर कहा गया है। क्यों कहा गया है वो आप देखिएगा। क्या इसके अधिकार हैं, क्या ये इसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या भूमिकाएं, इन सबको आप छोटा छोटा तैयार कर लीजिए। हम लोगों ने कोशिश करें वो सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपके लिए लाएं यहाँ पे बना के। तो मेरे हिसाब से पॉलिटी में यही क्वेश्चन थे। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उसकी तरफ, जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोक प्रशासन, है ना। उससे पहले आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, हम केवल 5 मिनट में कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई नई बात जो आपके पास हो, जो आप चाहते हैं लोगों के साथ शेयर करें, वो आप सब यहाँ पे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कुछ, देवेंद्र जी को कुछ बोलना है? देवेंद्र जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बताएं। सर हमने भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक टॉपिक पे रोज 3 या 4 क्वेश्चन हम शेड्यूल बना दें आज से आने वाले 10 दिन के लिए, कि 4-4 क्वेश्चन आप भेजेंगे, हम चारों के उनके कीवर्ड से आंसर प्रिपेयर करके आपको वापस भेजेंगे ग्रुप में, तो सब लोग अलग अलग डायग्राम में बनाएंगे। तो एक देवेंद्र जी हम लोग आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप बाकी सब लोग जो ये देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख के बोल दें, या अगर ये चाहें तो हम तो बिल्कुल राजी होंगे। कल हमारा जो देवेंद्र जी लाइव आंसर्स राइटिंग सेशन वो यही है, जो आप शेड्यूल में देखिएगा कौन कौन से टॉपिक है, उनके बाद हम यही करते हैं, उसमें आपको एकदम से क्वेश्चन थ्रो करते हैं और आपको लिखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये रोज हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शेड्यूल बना के कल भी डाल देंगे, कल आंसर राइटिंग होने दीजिए, परसों ही डाल देंगे, और हम बिल्कुल कर सकते हैं ये, है ना। अपन क्या करेंगे, छोटा सेशन रखेंगे मात्र 30 मिनट का, जिससे आप लोगों का भी टाइम खराब ना हो। और अपन क्या करेंगे, 30 मिनट में से 15 मिनट तो करेंगे आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में पूरे आंसर नहीं लिखेंगे अपन, केवल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे और डायग्राम्स बनाएंगे। आप लोग सहमत हैं इस बात से? देवेंद्र जी सहमत हैं आप लोग इस बात से? बिल्कुल सर, 100%, है ना। तो अपन 30 मिनट में क्या करेंगे, 15 मिनट तो अपन जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं अपन सब लोग लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं प्रोबेबल, क्या बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बाकी 15 मिनट में अपन क्या करेंगे, आप लोग आंसर राइटिंग, आपको एक क्वेश्चन थ्रो करेंगे हम आपको, और आप उसकी आंसर राइटिंग करिएगा, ठीक है। रंजीत भाटी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रंजीत जी बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बोलिए रंजीत जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, नीचे अनम्यूट का बटन दबा के आप बोले।
सर अपनी बात ये लाइव राइटिंग बड़ा अच्छा रहेगा सर, आधे घंटे के लिए। सर ये लाइव राइटिंग हम पिछले 2 हफ्ते से करा रहे हैं, हर शनिवार को होती है। कल भी दोपहर में 2 बजे शुरू होगी, 1 से सवा घंटे की होगी। आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने मिनट का है, क्या है, पूरा टाइमर चलता रहेगा बाकायदा। जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो टाइमर चलता रहेगा। ऐसे 2 मार्क के लिए हम 1 मिनट 48 सेकंड देते हैं, 4-5 मार्क्स के लिए हम 4 मिनट 30 सेकंड देते हैं। और ये हम नहीं बता रहे, ये हमने बाकायदा कैलकुलेट किया है, जो आरपीएससी का पूरा टाइम है और मार्क्स है उनको डिवाइड करके, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर लिखने रहते हैं ना। तो आप कहें तो हम इसको रोज कौन से टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो पहले आ जाएंगे क्या, ताकि हम प्रिपेयर करके रखें वो टॉपिक्स? सर ये टॉपिक्स पहले ही डाल रखे हैं। अगर आप इसका वो देखें लाइव आंसर राइटिंग का, मैं आपको एक बार वापस करता हूँ, जो अपना हमने पिन कर रखा है शेड्यूल, उस पर देखिए, उस पर आपको सारे वो दे रखे हैं कि कौन सा है, क्या क्या टॉपिक है। मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ। ये देखिए कल हमने शेड्यूल डाला था, मैं वापस इसको टैग करता हूँ। आप इस शेड्यूल को देखिए जो मैंने अभी भी लिखा है। इस शेड्यूल को जब आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि लाइव आंसर राइटिंग है कल 2 से 3 बजे। और कल क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी भी बहुत लोगों की मांग है। भूगोल आएगा, ज्योग्राफी, और खेल और योगा जो है स्पोर्ट्स एंड योगा, ये 3 टॉपिक लिए जाएंगे। देख पा रहे हैं आप ये? इनफैक्ट अगले सैटरडे को क्या लाइव आंसर राइटिंग होगी, किन किन टॉपिक की, वो भी अभी दे रखा है। आमिर जी कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं हर्ष सर, आप कंटिन्यू करो अभी। ठीक है सर, बहुत थोड़ा सा ही बचा है, बस हम लोग खत्म होने इस पे ही है पूरा सेशन को, फिर अपन आगे वो लेंगे। हम लोक प्रशासन पे आते हैं। लोक प्रशासन पे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर दिया जाएगा। लोक प्रशासन का बहुत ही अच्छा पीडीएफ हमें कहीं मिला है, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से हिंदी में नोट्स बना रखे हैं उसके। ऑल्दो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, बट हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम बस आपको बेस्ट मटेरियल देना चाहते हैं। तो वो इस सेशन के बाद रात तक आपको कर दिया जाएगा। बसंत जी लिख रहे हैं कि इनका एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, इवैल्यूएशन, इनका आप मतलब बताएं। मैं बहुत जल्दी से आपको, बसंत जी इस चीज को हम आखिरी में ले लें, पहले मैं अपना सेशन कंप्लीट कर लूं, फिर मैं और आमिर जी मिलके आपको ये दोनों बता देंगे, है ना, कि क्या क्या करना है और कैसे उसको समराइज करना है। चाहे क्रिटिसाइज बोला हो, चाहे क्रिटिकली एनालाइज बोला हो, फिर भी लास्ट में आपको कैसे समराइज पॉजिटिव नोट पे ही करना है। ठीक है, पहले हम जल्दी जल्दी ये ले लेते हैं। लोक प्रशासन में हम आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि केवल ये सोच डेवलप करने के लिए है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस बनाएं, प्रीवियस क्वेश्चन देखें और उनको पूरा करें। लोक प्रबंधन में हम क्या कर रहे हैं, आपको डायग्राम्स दे रहे हैं, आप बताइएगा और भी कोई डायग्राम बन सके। सबसे पहले प्रशासन और प्रबंध के बीच में अंतर, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो अंतर आता है वो पूछा गया, बहुत पूछा जाता है, तो उसका आप एक टेबल के फॉर्म में कर लें। आप बताएं कोई और डायग्राम बन सकता हो तो आप प्लीज डायग्राम बताएं यहाँ पे आप सब लोग। दूसरा टॉपिक, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। आपको भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। वेन डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं ऐसा। वेन डायग्राम में आप ये भी कर सकते हैं, दोनों का बना सकते हैं आप, मैनेजमेंट और उसका कैसे बना सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोले में लिखिए मैनेजमेंट, एक में लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पॉइंट्स लिख दीजिए, और जो उनका इंटरसेक्शन है, जो बीच का दोनों में कॉमन है, वो जो कॉमन चीजें हैं, कुछ चीज मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन भी है, वो बीच में लिख ले। चाहे पूछा आपसे डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ कॉमन भी बताया है, या पूछा आपसे केवल दोनों का वो, आपने तीनों चीज बता दी। ठीक है, ये आप देखें किस तरीके से आप एक एक चीज लिख के और इसके कीवर्ड्स लिख सकते हैं। अगर आपको अभी साफ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ये लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवैल्यूएशन, इसका इवोल्यूशन एक डिसिप्लिन की तरह, यानी कि एक सब्जेक्ट की तरह, एक विषय की तरह, तो उसके क्या क्या चरण थे, इस तरीके से आप बना सकते हैं कि पहला चरण क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। तो ऐसा आप इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो गोल्स है एनपीए के, उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, संगठन का सिद्धांत जो है, उसमें जो हायरार्की है, पदानुक्रम है, उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। पदानुक्रम जिसको हम और क्या बोलते हैं,
पदसोपान भी बोलते हैं, तो इसको आप इस तरीके से हायरार्की दिखा सकते हैं। संगठन के जो सिद्धांत है उसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है उसमें उसमें दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का वो पूछा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि नैरो और वाइड 2 तरह का होता है, और वो ये रहा। तो आंसर में आप कम ही लिख पाएंगे, पर यहाँ आप इसको ज्यादा और बता सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड ये हो गया कि कौन सा सही होता है, कौन सा तरह का गलत होता है, ये एक तरह का डायग्राम है। कैसे यूनिटी ऑफ कमांड ये होता है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, ये आप दिखा सकते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ आइडिया केवल डायग्राम बताना कि आप इसमें हर चीज में डायग्राम जरूर बना के आए। ये डायग्राम हमने अपनी तरफ से बनाया है, अगर आपको लगता है और भी डायग्राम बन सकते हैं तो आप यहाँ पे लिखें, या जब अपन वो सेशन करेंगे रोज वाला तब अपन इनको लिखेंगे, है ना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं वो आप लिख सकते हैं। पॉस्ट कॉप का तो आप सब लोग बना के ही आएंगे। CSR, देखिए जो अभी तक बात हुई थी हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसके तो सब बना के आएंगे, ये तो सब ने सारे कोचिंग वालों ने अपने अपने नोट्स में लिखा है। लेकिन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैसे बनाएंगे आप डायग्राम, ये देखिए कि इसमें किस किस तरह का होता है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की तरफ होती है, आप देखिए जनरल पब्लिक के लिए होती है, एनवायरमेंट के लिए होती है, लोकल कम्युनिटी की तरफ होती है, ये सारा बताया गया है। आगे देखें इसमें कि जो नव लोक प्रबंधन है, यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, उसके क्या क्या आयाम है वो बताया गया है। ये देखिए उसके मैनेजमेंट के बताए गए हैं। पूछा गया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, लेकिन आपने टेबल में क्या बता दिया, ट्रेडिशनल गवर्नेंस भी बता दिया, और आपने आगे क्या बता दिया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के आगे वाला टॉपिक जो है न्यू पब्लिक गवर्नेंस, वो भी समझा दिया। पूछी गई है एक चीज, लेकिन आपने 2 और बता दी, है ना। चेंज मैनेजमेंट, 2 चीज होती है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज और चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट में अंतर क्या है अगर आपको नहीं पता, आप बता दीजिएगा, हम छोटा सा वीडियो इसका बना के या छोटा सा हम टॉपिक इसमें डाल देंगे, तो वो आप अलग अलग इस तरीके से उसका डायग्राम बना सकते हैं। आगे देखते हैं एटीट्यूडनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ये एथिक्स में क्वेश्चन आए या इधर आए पब्लिक एड में, आप ध्यान रखिएगा, बिलीव्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स में अंतर होता है, अभिवृत्ति, हाँ इन दोनों में अंतर होता है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। मैं इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल करूं, एक्चुअली आज चौथ है तो वो अभी भी चांद दिखा है, अभी भी हमारे बताया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए जाना होगा, थोड़ा सा अर्जेंट है, लोगों ने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, और ये खत्म ही हो गया पूरा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए आमिर सर आप लोगों को एंगेज रखें, जो क्वेश्चन है वो ले ले, जो किसी भी कोई डाउट्स हो वो ले ले, मैं 5 मिनट में वापस लौटता हूँ। धन्यवाद। किसी के कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज से रिलेटेड, अब हम सारे लेंगे। आमिर जी आप हैं वहां पे अभी? जी मैं साथ में ही हूँ, जुड़ा हुआ। आमिर जी, बसंत जी की क्वेरी थी कि जो अपन क्वेश्चंस होते हैं उस पे पीछे लिखा रहता है क्रिटिकली एनालाइज या इवैल्यूएट या क्रिटिसाइज, ना वो कैसे करना है, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सके तो मैं 2 मिनट से बताऊं। उसको अपन एक अलग से ही कल डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि वो उसमें 5-7 तरीके की टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी कर लेंगे एक बार डिस्कस। जी मैं केवल 2 मिनट में लौटता हूँ, तब तक आप प्लीज एंगेज करें। ठीक ठीक ठीक। किसी की कोई और क्वेरी हो या कोई और सजेशन या कोई और बात जो कहना चाहता है? सेशन कैसा रहा ये तो बताओ वैष्णव जी। हाँ वैष्णव जी, अनम्यूट कर अशोक आप। हेलो, हाँ सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है नहीं आ रही सर मेरी? नमस्कार, आवाज जी सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये फ्लो चार्ट डायग्राम कोई सर तो कह रहे हैं कि बनाने हैं और कोई बोल रहे नहीं बनाने हैं, तो सर मेरा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि मतलब डायग्राम फ्लो चार्ट मतलब बनाएं या नहीं बनाएं सर? देखो एक फॉरवर्ड आंसर नहीं होता कि आपको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एडिशनल एड ऑन है
है ना। जी जी सर। अगर जी जी आपके पास में टाइम है और आपके जी पास सर। में किसी क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी है तो आपको जी बनाने जी चाहिए, क्योंकि जैसा इस सेशन को स्टार्ट करते हुए कहा था कि नॉर्मल आंसर तो हर आदमी लिख ही रहा है, करेक्ट है। तो बिकॉज बिकॉज इट इज ए कंपैरेटिव गेम या रिलेटिव गेम है यस ना। सर। ऐसा तो है नहीं यस कि सर। आप ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो तो इसमें 70% मार्क्स लिया है तो सबको 70-70 जो भी लाएगा वो लेगा। करेक्ट है सर। ये तो है कि ये तो है कि सबसे पहले फर्स्ट कौन बेहतर लिख रहा है, करेक्ट है। तो बेहतर लिखने में तो साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है ना। पर कई बार क्या होता है कि कई लोग जबरदस्ती की जो है डायग्राम बनाने लग जाते हैं, मतलब जहां वो पॉइंट्स लिख सकते हैं या जी जिसको जी वो पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को, उसको भी नहीं जी करके वो ऐसा डायग्राम बनाते हैं, वो जो डायग्राम भी ऐसा बनाते हैं कि वो विजिबल या लेजिबल नहीं होता। करेक्ट तो उस वजह से वहां जो इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए था वो नेगेटिव हो जाता है। तो वी शुड ट्राई टू बी प्रिसाइज एंड मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो जो आपका जो डायग्राम या कोई भी जो चीज आप बना रहे हैं दैट शुड सपोर्ट वट एवर यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट। सही है ना। जी तो सर। इसलिए ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देखनी पड़ेगी। जी सर ठीक है ना। थैंक यू वैसे उसका जी कोई एज सच आपने और भी बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज भी अपन देख रहे हैं, तो कई सारे लोग बनाते हैं, कई सारे लोग नहीं भी बनाते हैं, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। है सर ना। मेरा तो पर पिछली वो बार स्कोर मतलब डाउन होने का रीजन यही था कि मतलब मैंने डायग्राम वगैरह मतलब बिल्कुल नहीं बनाया, बाकी मेरा स्कोर मतलब सर काफी पेपर्स में मतलब इतना लो रहा मतलब हर चीज को लेकर, तो कोई मुझे बात लगा नहीं। कि अब मतलब देखो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये इसका कोई एक जनरलाइज रूल तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कहीं आरपीएससी ने अपने को कोई गाइडलाइंस दे रखी है जिसमें कह रखा हो कि आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए। सही है सर। है ना। तो सही बात है वो तो है नहीं, बट जी ये सारे कॉल्स जो है ना ये सब प्रैक्टिकल कॉल्स हैं जो जी सर। सिचुएशन और क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जी सर। है ना। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बनाने चाहिए, उससे अगर आपकी चीज इफेक्टिव और ज्यादा क्लियर हो रही है तो बनाने में कोई इशू नहीं है। जी सर। है ना। जी और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो जो मुझसे पूछना चाह रहे हो? देवेंद्र जी आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि सर 1 to 20 फेब के लिए एंटायर सिलेबस का शेड्यूल दे सकते हैं क्या डेली टेस्ट के पर्पज से? नहीं तो आप क्या चाह रहे हो, मतलब आप ये चाह रहे हो कि क्या हम डेली टेस्ट लें? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन हियर? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, आप एक बार बोल के बताओ कि क्या बोलना चाह रहे हो। सर जनरली क्या होता है कि एग्जाम से पहले के जो 20-25 दिन होते हैं ना, वो अपना सबसे क्रूशियल टाइम होता है और उसी टाइम ना हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं सर। पूरा सिलेबस हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा हो जाए कि भाई 1 से 15 तक का हमें शेड्यूल मिल जाए कि आपको ये टॉपिक्स इसी सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करने हैं, इसका डेली आपको पेपर भी देना है, तो 15 दिन के अंदर हम पूरे सिलेबस से टुकड़ों में पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे और उसको एक बार हाथ से लिख भी देंगे। तो 15 के बाद हमारे पास मतलब आने वाले 3-4 दिन में बहुत कम टॉपिक्स होंगे जिसपे हमें फोकस करना होगा, बाकी हमारा सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा सर। तो देखो अब वो क्वेश्चन पेपर आप कौन सा सॉल्व करोगे वो फिर कैसे डिसाइड करोगे, वो आपके अपनी चॉइस पे। नहीं क्वेश्चन पेपर तो देवेंद्र जी मतलब फ्रैंकली 3 घंटे का पेपर बनाना तो हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हम लोग सब जॉब्स में हैं, सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में ही है, 3 घंटे का पेपर बनाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। हम ये जरूर कर सकते हैं जो पहले बात हुई थी कि भाई हम एक टॉपिक रोज ले लें, उस टॉपिक अपन 15-20 मिनट में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस कर लें और फिर हम अपनी तरफ से कुछ जो हमें लगता है संभावित क्वेश्चन है वो हम दे दें। 3-3 घंटे रोज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो पाएगा हम लोगों के लिए भी, आपके लिए भी। चलो एक और इसमें थोड़ा सा अल्टरेशन कर सकते हैं सर कि डेली आप एक लिस्ट दे दीजिए टॉपिक्स की, हर सब्जेक्ट, इधर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स, उनमें जैसे आज हमने पॉलिटी में क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना कि इससे क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, उस तरह का डिस्कशन रोज हो जाए, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा रोज शाम को। तो ये हर अल्टरनेटिव डे तो प्लान कर ही रखा है देवेंद्र, है ना। तो वो तो अभी हम करेंगे ही, बट अभी मतलब ये कमिट करना कि सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे थोड़ा सा यूटोपियन है।
और नहीं, पर ये कर सकते हैं सर, अगर जैसे हो ना, हम ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं जो नए टॉपिक्स हैं, जैसा आपके जो मेंटरशिप ग्रुप है, यहाँ के आपके साथियों की ये मांग थी कि जो छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें पहले कवर करें, जो नए जुड़े हैं, जो हमने प्री में नहीं पढ़ रखे, जैसे विधि है, व्यवहार है, अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है। तो आप चाहें तो ये वैसे भी हमारे शेड्यूल में है ही, हम इससे पहले करेंगे ये सब, आपके हम उनसे पहले सारे करा देंगे। इसी तरीके से जैसे हमने आज माइक्रो एनालिसिस किया सिलेबस का, बिल्कुल खोल के रखा सिलेबस को, उसी तरह से हम करेंगे ही, बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा सर ये तो। किसी और को कोई चीज कहनी है या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? एनीवन? हाँ, ऐसे के टॉपिक्स आपके साथ जो कमिट किया वो आपके साथ शेयर कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, जो प्रोबेबल एरियाज हैं जिसमें मतलब एक सैंपल टॉपिक आपके साथ शेयर कर देंगे, तो जिससे कि आप लिख लें। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में कोई टॉपिक है तो वो इन्वायरमेंट का टॉपिक हमने आपको दे दिया, तो उस पर कैसे आप अपना रेडी कर लें। एग्जैक्ट तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट एक डायमेंशंस पे अगर अपन एक ऐसे लिख लेते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू राइट ए गुड ऐसे। रजनी, पीडीएफ शेयर कर देंगे हम लोग। हर सर, आपने आज बहुत ही अच्छा एक्शन लिया और बहुत आई बिलीव कि इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जैसा कि सब लोग कमेंट भी कर रहे हैं इनको अच्छा भी लगा, और आई थिंक कि अगर इस तरीके के सेशंस अपन रिपीटेटिवली लेते रहेंगे जैसा देवेंद्र भी कह रहे हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर। बिल्कुल सर, यहाँ मेरा बस सभी लोगों से ये तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए। और दूसरा, सब लोगों से एक विनम्र निवेदन ये है कि आपके और जो साथी इस बार मेंस दे रहे हो या फंडा बॉक्स ग्रुप में जुड़े हुए हो, उन सब से आग्रह करिए कि प्लीज हमारे सेशंस में एक बार आए, क्योंकि हम लोग बहुत ही निस्वार्थ भाव से चीजें आपके लिए लाके यहाँ रखते हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे हमें ही मोटिवेशन मिलता है चीजों का, और बहुत मेहनत करके भी बनाते हैं क्योंकि इट इज नॉट दैट इजी, स्पेशली जो चीज जेनरिक नहीं होती है, क्योंकि जनरल नोट्स तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसको पढ़ना और उसको पीपीटी बना के दिखाना बहुत आसान काम है, बट एडिशनल एड ऑन बनाना एक टीडीएस काम है और टास्क में बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हमें भी और बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो आप सभी जितने लोगों से कह सकते हैं या उनको जोड़ सकते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए इस प्रोग्राम। हमारा भी जो फंडा बॉक्स के मेन चैनल पे भी हम लोग जो इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जो स्पेसिफिक पोस्ट शेयर करते हैं, उसको भी आप जो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जहाँ शेयर कर सकते हैं वो प्लीज करिए, इससे सबका भला होगा। तो और जैसा अभी अपने आज भी देखा कि जितने लोग जुड़े हुए रहते हैं तो उतना ही पार्टिसिपेशन इंटरेक्टिव और प्रोडक्टिव होता है। तो ज्यादा लोगों से ज्यादा व्यूज, ज्यादा डायमेंशंस आपको मिलेंगे, तो ये सब आपके लिए ही है। जो नहीं जुड़ पाए हैं, अच्छा उनको तो सुनाई भी नहीं देगा उनके लिए हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे। कल का जो लाइव सेशन है उसमें 3 टॉपिक हैं, एक तो ज्योग्राफी, दूसरा है स्पोर्ट्स एंड योगा, और तीसरा जो है वो मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको, तीसरा इंग्लिश है। तीसरा इंग्लिश है। तो जैसा कि पहले भी लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है, कई लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव है। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हर 2 मार्कर के लिए जो हमने एनालिसिस किया है, अगर आरपीएससी के स्कीमा को देखें क्वेश्चंस के और मार्किंग के, तो इफ वी अज्यूम कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं आप, तो 2 मार्कर के लिए 1.8 मिनट्स मिलते हैं आपको, विच इज अराउंड 1088 सेकेंड्स। दूसरा जो 5 मार्कर है उसके लिए 4.5 मिनट्स मिलते हैं, और
10 मार्कर के लिए आपको 9 मिनट्स मिलते हैं। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ही हम हमारे क्वेश्चंस कल रखेंगे और इतना ही टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी कर लें और जहां तक हो सकेगा उसको और अच्छे मतलब इस तरीके के सेशंस को भी हम रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते मैं तो बस एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, दिव्या है, पीरा राम जी हैं, प्रवीण जी हैं, बसंत है, शिवानी है, प्राण है, देवेंद्र पार्टिसिपेशन किया, रजनी मैम ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, रमजीत है, साहिल है, नाम है, वो भी सर हम नहीं कभी फैमिली की भी रहे 3 लोग दिखते हो, बहुत दिखते हो, मैं आमिर और सौरभ कि क्या जिन्होंने है अच्छा निकाला है, जो भी इनिशिएटिव किया वो टीम। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है सर, ऑडिबल नहीं है सर। अभी कट नहीं, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कट वापस अभी भी डिस्टरबेंस तो है, आप फिर भी बोलिए, ट्राई करिए। तब नहीं, एनीवेज आप शायद टीम के बारे में बता रहे थे, तो मैं बता देता हूँ कि क्या हमारा मार्केटिंग क्या नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही हर्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का इशू है वो, आपके यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है। ठीक है, वाई को सेशन को जो सर जो कह रहे वो कल या तो सर मैसेज में ड्रॉप कर देंगे अपनी एक रिकॉर्ड करके ग्रुप में, या फिर हम कल के सेशन में आपसे वापस बात कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब कल जुड़ेंगे और इसी जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। कृष्णा और जो लोग लेट जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो आज के सेशन का वीडियो है और पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी जाएगी, पर हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप लाइव सेशन में जुड़ जाएं। तो लाइव सेशन करने का मकसद ही यही रहता है कि आपके अगर कोई डाउट्स या कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं तो वो यहाँ पे डिस्कस भी हो जाए और इसको यहीं के यहीं हैंडल भी किया जा सके। एक जो बसंत जी ने क्वेश्चन पूछा था, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, इवेल्युएट, ये सब, तो इन पे मैं चाहता हूं कि कल का जो सेशन हम लाइव सेशन करेंगे उसके इनिशियल 5 मिनट्स में आई विल डिस्कस ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज कि उसमें कौन कौन से क्या क्या एस्पेक्ट्स आपको आंसर्स में लिखने चाहिए और कितनी उसका मतलब क्या होता है, जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। जो लोग नए जुड़े हैं उनको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी सब लोग लेफ्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हैंड रेस का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आई विल अलाउ यू टू स्पीक अप, और नहीं पूछना है तो फिर नॉट एन इशू। ओके, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं।